अच्छा, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ई इंटरमीडिएरीज जो हैं वो उसमें रजिस्ट्रेशन का हम लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए ताकि एक रिलायबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स करें और उसमें हम भी अकाउंटेबल हों अपने क्लाइंट्स के सामने। और क्लाइंट्स भी जब इन राइटिंग हर चीज़ देंगे तो वो भी अकाउंटेबल होंगे। तो उसमें टैक्स अथॉरिटीज़ को भी इश्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन राइटिंग होती हैं। अगर आप इंटरमीडिएरी हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको क्लाइंट ऑथराइज़ करेगा, जो डॉक्यूमेंट देगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा, उस पे वो साइन करके आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा। तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जैसे अंधाधुंध डाल दी जाती है टैक्स कंसल्टेंट के ऊपर कि जी ये तो टैक्स कंसल्टेंट की गलती है, हमने नहीं किया, हम चेंज कर देते हैं, टैक्स कंसल्टेंट ये है वो है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें से अगर हम मतलब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी कि ठीक है, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है उसको हम एक्सेप्ट कर लें। तो पहले तो मतलब इतना माशाल्लाह सबका एक्सपीरियंस है कि ऐसी कोई ऑप्शन ऐसी कोई चीज़ वो नहीं होती, जिसे कहते हैं पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन ह्यूमन है, ह्यूमन एरर तो हर जगह पॉसिबल है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही रहेगी कि इसको मतलब ई इंटरमीडिएरी की तरफ जाके और इसको हम अपने आप को रजिस्टर कराएं और वहाँ से लेके चलें। अच्छा, बैक टू प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो होते हैं, तो उसमें अब जब हम 165 की रिटर्न एक मिसाल ले लेते हैं कि 165 की विदहोल्डिंग की रिटर्न हम जमा कराने जा रहे हैं। तो हमार मतलब अब वैसे तो हम प्रिंट आउट निकालते हैं और थमा देते हैं या सॉफ्ट कॉपी थमा देते हैं टैक्स कंसल्टेंट को कि जी जाए ये जमा करा दें, हमारी तरफ से फाइनल है। लेकिन अगर उसको एक क्रिटिकल व्यू हम डाल लें उसके ऊपर कि उसमें क्या चीज़ रह गई है, कोई टैक्स विदहोल्डिंग से रह तो नहीं गया, किसी को हमने वो तो नहीं मतलब टैक्स कटना था और उसका काट लिया, या नहीं काटा और जिसका नहीं कटना था उसका काट लिया। इसको एक क्रिटिकली हम रिव्यू कर सकते हैं ताकि मिनिमम हो जाए चांस किसी गलती का। तो ये एक चीज़ है जिसको हम लोग अक्सर दूसरी अपनी मसरूफियात में इसको बहुत लाइटली लेते हैं। और जब 165 का नोटिस आता है कि जी अपनी विदहोल्डिंग के सारे प्रूफ्स हैं, तो फिर हम आगे पीछे भाग रहे होते हैं कि क्या करें क्या करें। तो ये चीज़ हमें बहुत मतलब ठीक है, थोड़ा सा हमें अपने ऊपर वो करना पड़ेगा कि प्लान करना पड़ेगा, अपने एक एसओपी बनानी पड़ेगी विद इन अ कंपनी कि वो उसको एक रिव्यू एक या दो स्टेज पे रखें और उसके बाद टैक्स कंसल्टेंट जो दें या जो भी अगर इन हाउस एम्प्लॉय कोई उसको एंटर कर रहा है तो वो भी उसको एक दफ़ा देखे। होता क्या है कि जो साइन करके चीज़ आ जाती है या वैसे ही ईमेल पे आ जाती है, साइन का तो इतना रिवाज नहीं है। वो उसको कभी कभी क्लाइंट जो है अपनी वो भी कंसिडर कर लेता है बेइज्जती, ये यार मुझसे साइन करवा रहे हो मेरे ही डॉक्यूमेंट पे। तो इसको अगर आप ई इंटरमीडिएरी बन जाते हैं तो ये भी एक स्टेप ऐसा है जो खुद ब खुद उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है कि उसमें तो लामहला उसने आपको साइन करके देना ही देना है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है थ्रू ऑफिशियल ईमेल या फिर ऑन हार्ड कॉपी सिग्नेचर के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसको एसओपी बना लें कि जी कोई भी डॉक्यूमेंट हम टैक्स रिलेटेड होगा तो वो हम उसको क्रिटिकली रिव्यू करके फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे या फिर सिस्टम में एंटर करेंगे एफबीआर के। तो ये बहुत ही एक पता नहीं क्यों हमारे उसमें एक बड़ा लेजी अप्रोच बन गई है कि ठीक है जब कोई मसला खड़ा होगा तो हम देख लेंगे उसको। तो ये चीज़ जो है ये हमारी जो है, क्योंकि दुनिया में कुछ ममालिक में इत्तेफाक से मुझे भी काम करने का इत्तेफाक हुआ है कि वहाँ पे टैक्स को बड़ा सीरियसली देखा जाता है, उसकी टैक्स प्लानिंग की जाती है। आज अगर कंपनियां उसको नया बिजनेस करना जा रही हैं या
कोई एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस करना चाह रही हैं, वो बस कहती हैं ठीक है शुरू हो जाओ। टैक्स की साइड को टोटली इग्नोर किया जाता है। तो टैक्स प्लानिंग अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली टैक्स प्लानिंग के बाद उसमें आप अपने जितने जो लूप होल्स हैं जिसकी वजह से नोटिस आते हैं वो चीज आपकी मिनिमल हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। ह्यूमन एरर तो कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकता, कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकता ह्यूमन। वो कहते हैं ना इंसान तो गलती का पुतला है, वो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, लेकिन उसको मिनिमम तो कर सकते हैं ना, मिनिमाइज तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरे ये कि जब आप कोई नई ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, मतलब एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ कि एक साहब ने, हेलो जी जय कुमार साहब बोले। हेलो ये हनीफ रजाक का ऑन है माइक, उनसे के म्यूट कर ले हनीफ रजाक। अच्छा फिर सारा वो टूट गया। सर आपके पास एडमिन के राइट्स हैं, आप उनके नाम के ऊपर क्लिक करके उनका माइक म्यूट कर सकते हैं। मैंने म्यूट किया है, वो फिर अनम्यूट कर देते हैं। मैं 2-3 दफा कर चुका हूँ उनका ये, लेकिन आई डोंट नो। खैर एनीवेज, अब इमरान भाई क्या बात हो रही थी, याद है आपको? शायद टैक्स नोटिस की आप बात कर रहे थे कि जब टैक्स नोटिस हमने तैयार करना है तो उसमें जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर नहीं लेनी, साइन करवाना है उनसे, जी क्लाइंट से, और मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हम इसको एक खुद भी उसको चेक करें, उसकी लीगलिटीज को देखें। अच्छा दूसरे ये जो कुछ हमारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो अनयूजुअल हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे एक मिसाल एक किसी ने मुझसे एडवाइस, मतलब किसी ग्रुप में एक डिस्कशन हो रहा था, उसमें बड़ा अच्छा सवाल एक साहब ने किया कि उन्होंने जून के 15-20 तारीख को FTR की एक इनवॉइस जनरेट की, माल भी डिलीवर कर दिया, लेकिन पेमेंट उनको सितंबर या अक्टूबर में मिली, जुलाई 2019 में। तो उसको अब क्या करें, उसको कैसे हैंडल करें? अब ये एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन थी जो कि उनको उसूलन तो ये चाहिए था कि अपने टैक्स कंसल्टेंट से पूरी ट्रांजैक्शन डिस्कस करते, क्योंकि ये चीज़ उस वक्त जून में 20-25 जून को उन्होंने ट्रांजैक्शन की है, उस वक्त तक बजट आ चुका था और हर एक को पता था कि ये जो FTR है ये MTR में चला जाएगा, तो उनको ये डिस्कस करना चाहिए था। अब वो उस वक्त उन्होंने समझ में नहीं आया, उन्होंने उसको कर तो दिया लेकिन फिर रिटर्न नहीं जमा कराई। अब वो रिटर्न लेट फाइलिंग की भी पेनल्टी देंगे, टैक्स की जो उसकी हैंडलिंग है उसका भी एक मसला होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब अवॉइड हो सकती हैं बड़े आराम से, कि अगर आप उसको अपने टैक्स कंसल्टेंट या एडवाइज़र को ऑन बोर्ड ले लेते तो ये मसाइल नहीं होते। ये पेनल्टी भी बच जाती है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज अगर लगेगा तो वो भी बच जाएगा, बहुत सी चीज़ें उसमें आपकी। देखें, एक जैसे आप बैंक की इंस्टॉलमेंट हर महीने बाकायदगी से जमा कराते रहते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को अच्छा रखना चाहते हैं ताकि आपका एक उसमें स्टेटस बन जाए। तो ये चीज़ जो है ये आप टैक्स में भी तो करें ना, आप टैक्स में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें कि आप अपनी हिस्ट्री को अच्छा बनाएं ताकि डिपार्टमेंट में भी आपकी एक से बने। ऑल्दो मतलब
बहुत से सवालात इस पे आ सकते हैं कि जी डिपार्टमेंट तो ये, डिपार्टमेंट तो वो, ठीक है, डिपार्टमेंट हमसे ही बना है ना, हमारी हैबिट और हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको डिपार्टमेंट ने भी अप्रूव वो एडॉप्ट कर लिया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो अगर हम ये सारी गलतियां ना करें तो डिपार्टमेंट को कैसे मौका मिलेगा? जबरदस्ती तो वो किसी तरह नहीं कर सकता ना। अगर कमिश्नर अपील्स के पास वो सेट असाइड नहीं होगा तो ट्राइब्यूनल में हो जाएगा, ट्राइब्यूनल में नहीं हुआ और क्वेश्चन ऑफ लॉ का इशू है तो हाई कोर्ट में, तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे आपके पास वो चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं, सारे फोरम्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप उनमें जाके उसको कर सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो आज हम डिस्कस करने बैठे हैं वो यही है कि इनको हम किस तरह मैनेज करें, क्या ऐसी चीज़ें हैं। तो अब वही डिस्कस कर रहे थे कि एक एक पॉइंट के हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं जिससे ये हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट को कि वो हमारे जो नोटिस है वो इशू करे या कुछ करे। कुछ तो नोटिस फील्ड की हर ऐसे, बंदा अपनी कुछ आईडी बनाएगी, अपना केस को उठा कर डाल दे। हाँ, वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए। अब अनयूजुअल ट्रांजैक्शन की मैंने आपको मिसाल दी, इस चीज़ को मतलब अब ये जाहिर सी बात है अगर ऑडिट में भी उठेगा तो उसमें भी 10 चीज़ें निकलेंगी। अगर उसको देन एंड देयर ही आप टैक्स एडवाइज़र के साथ ऑन बोर्ड लेके उसको करते तो ये चीज़ कोई भी ना उठती। तो हमारे तो नॉर्मली जो डिपार्टमेंट की अगर कोई चीज़ ना निकले तो वो किस किस्म के नोटिस इशू करता है कि जनाब आपने बैड डेट एक्सपेंस पे विदहोल्डिंग टैक्स नहीं काटा है। यकीन माने ये मैंने खुद टैकल किया है ये नोटिस कि बैड डेट एक्सपेंस पे विदहोल्डिंग टैक्स क्यों नहीं काटा आपने। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आपका फिक्स एसेट के नोट में इतना आ रहा है, उस पर आपने टैक्स क्यों नहीं काटा। ये तो लेवल है हमारा, मतलब नोटिस का। तो हमारे हिसाब से तो उसको ऐसी कोई चीज आ ही नहीं सकती जो, मतलब अगर हम प्रॉपरली लेके चले तो इसी किस्म की क्वेरीज आएंगी जो कि पहली दूसरी अपील में ही खत्म हो जाएंगी, हेयरिंग में ही खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये एक चीज और मैं आपको बताऊं कि हम लोग सिर्फ उसको लेते हैं, अपनी काली किताब को पकड़ते हैं और उस पर ही चल रहे होते हैं, लेकिन हम कभी टैक्स साइटेशंस जो होती हैं, टैक्स जजमेंट्स होती हैं, उनको हम कितना रेफर करते हैं इन सब चीज़ों में। जब हमें कोई नोटिस आ जाता है तो हमें हमें तो जैसे हम किताब को रेगुलरली पढ़ते हैं इसी तरह हमें लेटेस्ट जजमेंट्स भी पढ़नी चाहिए। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारा जो इंटरप्रिटेशन का तरीका है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको वो बहुत ओपन अप करती है, हमारा जो विजन है उसको ब्रॉड करती है, हमारे सोचने के अंदाज को चेंज करती है जब हम कोई डिसीजन पढ़ रहे होते हैं। तो ये हमारा मतलब हम लोग थोड़े से इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि हम ये कहते हैं कि यार जितने ज्यादा क्लाइंट होंगे ना उतने ज्यादा हमारे पैसे बनेंगे, बस जैसा तैसा करके इसको निपटा दो। हम अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते रिसर्च पे और रीडिंग पे। अगर हम टैक्स लॉज पढ़ें, अभी इमरान भाई हमारे इसको थोड़ा सा आपके अगर इमरान भाई अभी इसको लेके आगे बढ़ेंगे तो इस चीज को वो कवर करेंगे कि टैक्स एडजस्ट, टैक्स साइटेशंस, टैक्स जजमेंट्स को किस तरह यूटिलाइज कर सकते, कहाँ कैसे उसको कोट कर सकते। तो वो तो मतलब अनडिनाएबल, मतलब जैसे स्पीकिंग ऑर्डर होता है जिसमें कोई चीज डिनाई हो ही नहीं सकती, इस तरह की अगर आप इस तरह के जो ऑर्डर, इसी तरह के अगर हम नोटिस के रिप्लाई बना दें, अगर हम इंटरनली स्ट्रांग होंगे, मतलब हमारी गलतियां अपनी आइडेंटिफाइड नहीं हो, मतलब अपनी गलतियों को हम कंट्रोल करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो फ्यूचर में हमें जो है वो ऐसे रिप्लाई बनाने में कोई ऐसा मसला नहीं होगा। इमरान भाई
अब आपकी बारी, आप क्वेश्चंस लें लोगों के और थोड़ा सा जरा टैक्स जजमेंट्स को लेके चलें थोड़ा। बहुत शुक्रिया सर, अब बहुत अच्छा आपने सेशन दिया है और हमारी कोशिश होनी चाहिए मैं कि अगर हम अपने क्लाइंट को इमरान भाई थोड़ा सा, मैक्सिमम। मैं अगर एक थोड़ा सा सवाल है मेरे, अभी अगर आप इजाजत दें तो आपकी इजाजत से। जी सर बिल्कुल। अभी जो पिछला थोड़ा सा सेशन एक शुरू हुआ था और फिर उन्होंने खत्म कर दिया, उसमें उन्होंने एक नोटिस के बारे में बात की थी, यदि पेनल्टी लग जाती है या जुर्माना लग जाता है। लेकिन मेरी जो जाती ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप नोटिस का जवाब इन टाइम दे दें तो मेरा ख्याल है फिर वो पेनल्टी या जुर्माने का कोई उसमें कोई जवाब नहीं रहता। हमारे यहाँ अक्सर होता यह है कि जो नोटिस है वो किसी भी क्लाइंट को या किसी भी पार्टी को जब नोटिस वसूल होता है तो वो उस नोटिस को हवा में उड़ा देते हैं, वो क्योंकि महकमे का कोई खौफ नहीं रहा लोगों के अंदर। कुछ पॉलिसीज ऐसी गवर्नमेंट ने बना दी है कि महकमे का कोई खौफ नहीं है, वो नोटिस की परवाह नहीं करते, एक नोटिस जाए, दूसरा जाए, तीसरा जाए। अक्सर ये होता है कि 3 नोटिस जो है वो नहीं मिलते, जब ऑर्डर पास हो जाता है तो वो ऑर्डर मिल जाता है उनको, फिर वो अपीलों में भागते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए, मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि नोटिस की जो तामील है या नोटिस का जो जवाब है वो प्रॉपर और इन टाइम होना चाहिए। सर तारिक साहब, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा। मेरा मकसद ये नहीं था कि नोटिस आने पे पेनल्टी लग जाती है। नोटिस जो आप बात कर रहे हैं ना कि नोटिस का जवाब नहीं देते, उसका हमें जवाब ही नहीं मिल रहा होता हमारी अपनी गलतियों की वजह से, तो वो एंड में ऑर्डर पास होके उसमें पेनल्टी भी लगती है और डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगता है। मेरा कहने का मकसद ये ये था। आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ मैं जनाब, आपकी बात ठीक है। जी जी। लेकिन कुछ थोड़ा सा ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि जो लोग हैं या जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी एहसास हो कि नोट अगर हमें आया तो हम सर इसमें भी गलती मैं कंसल्टेंट को अपने बन सकते। तारिक साहब, इसमें भी गलती हमारी है। हम टैक्स कंसल्टेंट एडवाइजर जो है ना, हम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो, जैसे मैं, आप हुए, दूसरे लोग हुए, इमरान भाई हुए, ये टैक्स या तो टैक्स बार से की छतर छाया में, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की छतर छाया में, कुछ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट की छतर छाया में, और कुछ कंसल्टेंट जो किसी छतर छाया में नहीं है, किसी छतर छाया में नहीं है, कोई उनको रेगुलेट नहीं कर रहा। वो फिर ये उनका थोड़ा सा ये होता है कि यार इसको हम देख लेंगे, हम सेटल करवा देंगे, तो वहां पे मामला खराब होते हैं और क्लाइंट जो है वो बहुत रिलैक्स हो जाता है। अच्छा यार ये जान छुड़वाओ, मेरी ये नोटिस आया, जान छुड़वाओ। तो वो चीज जो है उसको हम ही एजुकेट करेंगे क्लाइंट को, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम क्लाइंट को एजुकेट करेंगे तो वो मतलब एजुकेट होगा ना। अगर हम उसे यही कहते अब हमारे पास छत्र छाया नहीं है तो लगता है गाजी साहब से दरखास्त करनी पड़ेगी कि हमें छत्र छाया मुहैया की जाए। बिल्कुल मैं इसमें ये थोड़ा सा बताऊंगा कि मेरे पास कोई नोटिस लेके आता है ना, तो मैं उसके नोटिस लेता ही नहीं, शो काज नोटिस या पेशी वाला नोटिस कोई भी। मैं कहता हूँ क्लाइंट को भेजे। उसकी वजह यह है कि अगर वो मुझे दे देगा ना और मैं क्लाइंट को भेज दूंगा, क्लाइंट को ये पता चल जाएगा कि ये उसके इल्म में है, मेरे वकील का, लिहाजा ये खुद ही कर लेगा। हालांकि मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखानी होती, वहां जाके मैंने डॉक्यूमेंट देने होते हैं, रिकॉर्ड दिखाना होता है, या कोई ऐसी चीजें होती है जो मैंने क्लाइंट ने मुझे देनी होती है। अगर आप ये ट्रेंड ये बनाएं कि नोटिस क्लाइंट को डायरेक्ट जाए, तो वो डायरेक्ट को फिक्र लगी होती है कि मैंने उसको ना पहुंचाया नोटिस अपने वकील को तो ये मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब आप खुद ले लेते हैं तो आप जो है ना पोस्टमैन बन जाते हैं और वो उसको कन्वे करते हैं, और कन्वे करने के बाद भी उसको क्लाइंट को ये पता होता है कि उसके मेरे वकील के इल्म में है, लिहाजा वो खुद करता रहेगा। लिहाजा ये अगर नोटिस डायरेक्ट जाएगा ना क्लाइंट के पास, उसको बेचैनी लगती है और वो आपके साथ राब्ता करता है। फिर आप राब्ता करते आप ये बताएंगे कि मुझे ये चीजें चाहिए इसके लिए, तो फिर आगे चलेगा काम। वरना अगर आप खुद नोटिस ले लेंगे तो फिर यही तरीका होना चाहिए, यही तरीका होना चाहिए, यही तरीका होना चाहिए जो आपने फरमाया है। अच्छा सर, एक मिनट, इमरान साहब को टाइम बहुत कम रह गया, जल्दी से उनको भी अपना हिस्से का बोलने दें ताकि फिर इकट्ठा हम एक और सेशन रख लेते हैं, उसमें सवाल जवाब कर लेंगे। ठीक है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत अच्छी पार्टिसिपेंट भी बहुत अच्छे हैं, और राना राशिद साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ, हमारे मुल्तान टैक्स बार के वो सदर हैं इस वक्त, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो इनकी भी राय लेंगे। तो अपील के ऊपर सर, एक तो नोटिस के ऊपर आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि हो ठीक है जी, ये नोटिस की तैयारी करनी चाहिए, नोटिस प्रॉपर तैयार करके जवाब देना चाहिए।
लेकिन सर असल में ना बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस सरफेस पे या इस प्लेटफॉर्म पे हम ऐसे नहीं कर सकते। तारिक साहब ने भी कहा जी कि फैसला मिल जाता है, नोटिस नहीं मिलता, ठीक है, हो गया। अब हमारा रोल शुरू होता है। अब हमने देखें, हम हमारा काम है लियाजन महकमे के दरमियान और टैक्स पेयर के दरमियान। ना हमने उसको प्रोटेक्शन देनी है महकमे को, ना हमने टैक्स पेयर को प्रोटेक्शन देनी है। हमने तो देखें दोनों तरफ से जो लिहाजन है हमने वो करना है। आज इस सेशन का जो मेरा मकसद है वो रहा है कि जी फिर अब अगर ऐसा हो गया, फैसला भी हो गया, एक्सपार्ट भी हो गया, अगर आपने रिकॉर्ड दिया वो ठीक नहीं है, वो सब कुछ हो गया, आपके खिलाफ फैसला आ गया। तारिक साहब की मैं बात बढ़ाऊंगा कि हमने, तारिक साहब ने कहा जी हमने उनको जवाब दिया। अब हुआ क्या कि उसके ऊपर महकमा ट्रिब्यूनल में गया हुआ है। जब कमिश्नर अपील का फॉर्म जो मेरी फेवर में आ चुका है इससे पहले, क्या वो मुझे फेवर दे देगा ऑफिसर? कभी नहीं देगा। उसने मेरी बात नहीं माननी। महकमा अगर हाई कोर्ट में गया हुआ, ट्रिब्यूनल का फैसला मेरे फेवर में मौजूद है, महकमा ने कभी मुझे फेवर नहीं देनी। अगर महकमा सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ, हाई कोर्ट का फैसला भी मेरी फेवर में, महकमा ने मुझे कभी भी अपना ये नहीं बात माननी कि जी यार हम ठीक है, आप हाई कोर्ट तक तो विन कर गए हैं और हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। क्योंकि WWF का सर आपको केस याद होगा 15 साल पहले, तो हुआ क्या कि WWF के केस में कमीशन अपील ने फेवर कर दी, ट्रिब्यूनल ने फेवर कर दी। एज ए पॉलिसी लोग महकमा जा रहा है जी के, क्योंकि हर कमिश्नर की कोशिश होती है कि जी अपने ऊपर ना ले, उसने एज ए पॉलिसी भेज रही है हाई कोर्ट में केस। अब हाई कोर्ट से भी वो जीत गए हैं तो एज ए पॉलिसी उनको पता है जी कि अब सुप्रीम कोर्ट से हमने जीतना भी नहीं है, महकमा फिर उस केस को सुप्रीम कोर्ट में भेज रहा है। और जब तक 7 8 10 साल का क्रूशल पीरियड नहीं खत्म होगा, महकमा नए केस में हमेशा बुक करेगा और उस केस को वो ऐसा लगाएगा टैक्स पेयर पाकिस्तान में रहना ही पसंद नहीं करता जी, वो पाकिस्तान में रहे। देखें दोनों तरफ से बातें होती हैं। एक तरफ की हम बात को सुनकर हम कहें जी कि महकमा टैक्स पेयर भी गलत है, वकील भी गलत है, महकमा बहुत अच्छा है, ऐसी बातें नहीं है। अगर रौरव के केस सुनते हैं वहाँ पर आपको एक ईमेल जाती है टैक्स पेयर की, तो अगले दिन उसको उसका रिफंड वापस उसको मिल जाता है कि आपके इतना रिफंड था, आपको हम पैसे भेज रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ पिछले 10 साल से रिफंड रुके पड़े हैं। तो बहुत सारे इशूज हैं और इन इशूज में देखें हमने भी सर्वाइव करना है, हमने भी चलना है। हमने टैक्स पेयर को ये तो नहीं करना है जी कि ठीक है जी आप बहुत अच्छे टैक्स पेयर है, कंप्लाइनेंट भी है, आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, आए मैं आपको कसाई के नीचे ले जाऊँ। हमने बेसिकली जो आज का मीटिंग का पर्पज है वो रहा है कि हमने उसको प्रोटेक्शन कैसे देनी है उसको। ठीक है, वहाँ महकमे में जो इस वक्त सब चल रहा है वो इस वक्त सही वाला चल रहा है। ये सत्संग मतलानी साहब मौजूद हैं, वो इस बातों को ज़्यादा समझते हैं। वहाँ सखर दादू वगैरह मेरे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। टैक्स पेयर और कसाई में, टैक्स पेयर कर रहा हूँ, टैक्स लॉज में और कसाई में कोई फ़र्क नहीं है इस वक्त। कोई कोई इक्का दुक्का ही आपको बहुत सा आदमी मिलता है जो आपको फेवर देता है कि जी आपने मुकम्मल रिकॉर्ड दे दिया, उसके बाद वो आपको कहता है ठीक है यार मैंने चेक कर लिया, आप वापस जाएँ, आप बहुत से टैक्स पेयर है। वो मुकम्मल रिकॉर्ड देने के बाद भी उसकी कोशिश होती है कि जी आपको 2 4 5 करोड़ रुपए ऐसी फिगर में ना सिफरें बढ़ा दे, चलो और मेरी कारकर्दगी अच्छी हो रही है। तो इस सेंस में सर बीइंग ए टैक्स लॉयर, जब आप टैक्स के नोटिस का जवाब देते हैं, टैक्स क्या कहते हैं अपील करते हैं, उस वक्त आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको नोटिस को पढ़ें, बार बार पढ़ें, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उसको समझने की कोशिश करें। और उसके बाद अगर उसके अंदर जितने भी सेक्शंस के हवाले दिए हुए हैं आप उसको देखें, SROs दिए हुए हैं वो देखें। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके पास, जिसमें रहमतुल्लाह मलिक साहब का सॉफ्टवेयर है, पाकलाज का है, असलदी का है, इन सॉफ्टवेयर्स की आप हेल्प लें। फिर उजामा इकराम की कमेंट्री बुक है, एस सलाम की कमेंट्री बुक है, हर सेक्शन के आगे केस लाज के हवाले दिए हुए हैं, आप उनके मुतल्लिका केस लाज को देखें। आपको उस सेक्शन के ऊपर हिस्ट्री के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए जब आप उसको आंसर करने लगेंगे। अब आपने देखना है कि इसकी हिस्ट्री क्या है सेक्शन की। बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं कि आपको, अब हम ट्विस्ट खुद वकील कर रहा होता है, तारिक मंजूर सयाल साहब की बात बिल्कुल ठीक है, हम भी महकमे के साथ खेल रहे होते हैं। ऐसी गलती जो महकमे के नोटिस में होती है, जैसे हमारे पास एक फैसला है कि नॉन स्पीकिंग ऑर्डर, ऐसा सेक्शन है जो गलत है, मिस्टेक कर गया है, हम पॉइंट आउट ही नहीं करते महकमे को, हम खेल रहे होते हैं, हम उसको घुमा रहे होते हैं, उसको लंबा कर रहे होते हैं केस को, उसको ट्विल कर रहे होते हैं, टाइम गेन करके उसके बाद क्या करते हैं आखिर में जाके अपनी मर्जी का फैसला करवा लेते हैं। और होता क्या है कि हमारे पास जो जजमेंट्स मौजूद हैं हाई फोरम की, उन जजमेंट्स में अगर मिसाल के तौर पर एक सब सेक्शन लिखना भूल गया वो ऑफिसर ने, सब सेक्शन नहीं लिखा, सेक्शन 111 का, 122 का सेल टैक्स का, तो सेक्शन 11 का उसने सब सेक्शन नहीं लिखा हुआ, भूल गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने कमीशन अपील के पास जाना है और एक हाई कोर्ट का फैसला उसके आगे रखना है
कि सर ये देखें हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ है साजिद महमूद शेठी साहब की, अभी रिसेंट जजमेंट है इसके ऊपर, और कमिश्नर अपील बाउंड है कि वो आपकी बात मानेगा। तो बेसिकली हमने खुद भी हम ट्विस्ट कर रहे होते हैं केस को, महकमे की गलतियाँ, वहाँ कम्पिटेंट पर्सन बहुत कम है जो हैं, उनको उनके साथ चलना पड़ा, मसलन उनके साथ हमें मेहनत करनी पड़ती है, उनको किताबें देते भी खुशी होती है, लेकिन जब सारे काम ही उनके इंस्पेक्टर कर रहे हैं और जो डायरेक्ट ACIR DCIR जो हायर हो रहे हैं महकमे में इंजेक्ट किए जा रहे हैं, उन सारा उनका वो खुद उनको पता भी नहीं है कि करना क्या है। वो ACI जो उनका इंस्पेक्टर है, सेल टैक्स का जो उनका ऑडिटर है, वही अगर वो नोटिस बना के ले आया और जवाब बना के और वही उसका टैक्स लगा रहा है, और ऑफिसर सिर्फ एक साइनिंग पर्सन उन्होंने बताया हुआ है FBR ने, तो फिर टैक्स पेयर जो टैक्स कंसल्टेंट का रोल है, फिर वो पाकिस्तान में हम ना इससे आगे नहीं जा सकता कि जी कि हमने उनको डिफेंड कैसे करना है। ओपन बात है, हमारा मकसद भी रही है कि जी फिर हम उसको मसलन के ट्विस्ट करके केस को लेकर चल रहे हैं। अब इसमें 100 काज के ऊपर है, हमारे एक मुल्तान के बड़े अच्छे नामवर वकील हैं मियां अब्दुल बासित साहब, तो उनका भी एक फैसला है केयर टैक्स, अगर आप वो देखें तो फंडामेंटली आप वहीं से केस विन कर जाते हैं। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली साहब से करवाया था केस, तो उसके उसमें अगर मैं उसका हवाला दे देता हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही यहाँ से, तो आप उस केस के ऊपर हैं आप, उसका साइटेशन नंबर है 2013 PTD 1537। मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ, 2013 PTD 1537। इस वक्त मियां अब्दुल बासित साहब। इमरान भाई, हाँ जी ये अब आप ट्राई करें, अब हो जाएगा। वो आपको सॉरी उस वक्त नहीं हुआ, अब ट्राई करें, अब हो जाएगी शेयर। जी सर, अरे आपको नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली जस्टिस मंसूर अली साहब ने इसमें बड़ा ही अच्छा एक लॉ उन्होंने कर दिया है कि डिफाइन कर दिया है कि 100 काज क्या होगा। और अगर आप 100 काज को देखें तो उन्होंने कहा जी कि 100 काज बड़ा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है विच इज टू कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब द केस मेड आउट अगेंस्ट द टैक्सपेयर by making reference to the evidence collected in support of the same. It is the narration of facts in show cause notice along with the supporting evidence which determines the offence attracted in a particular case. Show cause notice is not a casual correspondence or a tool or license to commence a roving inquiry into the affair of the taxpayer based on assumptions and speculations, but is a fundamental document that carries definitive legal and factual position of the department against the taxpayer. अब सर ये आपको केस ला जो है, मियां अब्दुल बासित साहब हमारे मेरे आप इस वक्त ट्रिब्यूनल के जुडिशल मेंबर हैं इस्लामाबाद में। तो अगर इस केस के ला को देखें तो आपके जब आप रिफंड अप्लाई करते हैं तो 122 का आपको नोटिस आना लाजमी होता है। तो 122(5)(a) का नोटिस वो सिर्फ रोविंग इंक्वायरी के ऊपर होता है। तो 122(5)(a) इधर से आपने रिफंड अप्लाई किया, अगले दिन आपको 122(5)(a) आ गया, पता लगा आपने 10 करोड़ का रिफंड अप्लाई किया, तब 25 करोड़ की डिमांड बन गई, 170(3) का ऑर्डर आपके खिलाफ हो गया और बाकी आपने 10 करोड़ गया, 15 करोड़ महकमे के वापस आपने मजीद देने हैं। तो इस सेंस में देखा जाए तो ये आपने उसको ट्विस्ट करके केस को लेके चलना होता है, और ट्विस्ट करने के बाद आपने 100 काज के अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो निकालनी है। इसके साथ एक हमारा एक और फैसला है ATIR का 2013 PTD 2344। इसमें एक इंडियन केस बुक है, उसके बारे में उन्होंने 100 काज के क्वालिटीज़ के ऊपर बताया हुआ कि 100 काज की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। ये आप अगर देखें तो बहुत अहम, इसके ऊपर मैंने FTO में केस विन किया था कि सर मुझे जो 100 काज दिया है ऑफिसर क्या था जिसने मुझे पढ़ के दिए, मसलन वो मुझे कह रहा है जी कि आप एक बिजनेसमैन है, पर मैंने जी मेरी तो इनकम टैक्स की रिटर्न ही सैलरी पर्सन की है, तो इसने मुझे बिजनेसमैन का रिकॉर्ड कैसे मांग लिया। और अगर इसने मुझसे बिजनेसमैन का रिकॉर्ड मांगा है तो क्या इसने मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न खोलना भी दोबारा किया है। रे केस ला मैंने उस वक्त दिया था, FTO साहब दाऊद खान साहब थे एडवाइजर उनके, कि उसमें लिखा हुआ है कि जी 100 काज देने से पहले या नोटिस देने से पहले उसने किन बातों को मद्देनजर रखना है। और अगर आप
इसको देखें तो इसमें लिखा हुआ है जी कि इवन के जो टैक्स का इंसिडेंस है वो भी आपने बड़ा क्लियर नोटिस में लिखना है। सिर्फ ये नहीं लिख देना जी कि आपका इतना टैक्स लॉस किया आपने, उसमें जो टैक्स का इंसिडेंस है वो पेमेंट है वो भी उस बंदे ने उसके ऊपर लिखनी है, ऑफिसर ने, और इन सब बातों को लेकर उसने चलना है। इसी तरह नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, इसके ऊपर बहुत बेशुमार ऑर्डर है। और इसी तरह अगर आप कहते हैं कि आपका सब सेक्शन अगर किसी का नहीं लिखा हुआ, सेक्शन 111 का स्कोप किया है, सेक्शन 100। अब एक केस में मेरा क्या हुआ कि मैं ट्रिब्यूनल में खड़ा था, मैंने कहा सर ये सेक्शन 111 1B के स्कोप में नहीं आता। जज साहब ने पूछा कि सर ऐसा फिर अगर 111 1B के स्कोप में नहीं आता तो फिर किस में आता है? मैंने कहा सर इतनी मैंने तैयारी नहीं की, मैंने तो 111 1B को पढ़ा कि मैं 111 1B के स्कोप से बाहर हो गया हूँ। तो वो भी हंसने लग गए। तो अब था तो सही 111 1A में आता होगा, C में आता होगा, D में आता होगा, B में नहीं आता, लेकिन उसने B लिख दिया तो केस मेरे फेवर में हो गया। तो इस तरह की चीज़ों को आपने लेकर चलना है। और अगर इसी तरह अगर आप क्वालिटीज ऑफ शो काज के ऊपर बहुत सारे केस लाज मौजूद हैं, 3 इक्वल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बहुत सारे केस लाज मौजूद हैं। तो अगर आप इन केस लाज को अगर आप अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाते हैं और अपने पास सेव करके अगर आप इनको पढ़ते हैं और जब भी आप नोटिस देते हैं, फिर एक और मशहूर केस लाज है हमारे सुप्रीम कोर्ट के व्हेन ए थिंग रिक्वायर्ड टू बी व्हेन ए लॉ रिक्वायर्ड टू बी डन समथिंग इन ए पर्टिकुलर मैनर इट शुड बी डन इन अ सेम मैनर। और फिर एक जो सबसे बड़ी गलती जो महकमा करता है वो क्या करता है कि कमिश्नर अपील से हमने रिमांड बैक करवा लिया। उस सूरत में क्या होता है कि सर उस सूरत में ये होता है कि हमने जो केस रिमांड बैक करवाया है उसके बाद वो देखा जाए इनकम टैक्स में सेक्शन 124 है जो रिमांड बैक को डील करता है। 124(2) में तो बड़ा अरसे से कमिश्नर अपील का लफ्ज ही वो उड़ गया है। अब ऑफिसर ने हमें 124(2) में डायरेक्शन दी है कि जी इसको नया रीदेनोवो असेसमेंट करें। उस अफसर के पास 124(2) है। वो आपको कभी भी एक नोटिस में वेरी बड़ा क्लियर लिखा हुआ है जी कि कमिश्नर अपील डायरेक्शन दे के वापस नहीं भेज सकता। तो और अगर रिमांड बैक कर भी रहा है तो फिर ट्रिब्यूनल का एक अपना फैसला है कि वो कहते हैं जी एक एक्शन अलग है वो ट्रिब्यूनल का अपना एक फैसला मौजूद है जो एफबीआर की वेबसाइट पर भी लगा हुआ है। उसके मुताबिक फिर जो आप है वो इन कंटिन्यूएशन ऑफ द जो पुराना शोकाज है वो नया हियरिंग नोटिस नहीं दे सकता, वो आपका फ्रेश शोकाज देगा। अब आपने ये देखना है जी कि आपको उसने पुराना शोकाज दिया है या उसने फ्रेश शोकाज दिया है। पुराना शोकाज क्या होगा जी, वो आपको एक हियरिंग नोटिस देगा और कहेगा कि जी कि आप आए और पुराना शोकाज है इसको कंटिन्यू करें। तो ये बड़ा आसान है आपके लिए, आप कंटिन्यू करवाएं, थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा लें, थोड़ा सा गेन करें और जिस तरह का उसने टैक्स लगाना वो लगवाएं। कमिश्नर अपील के पास जाएं, ट्रिब्यूनल में जाएं, उन्हें बताएं कि सर इसने तो देखें अपने फैसले की खिलाफवर्जी की हुई है, इसने मुझे फ्रेश अवकाश देना था और फ्रेश अवकाश जब इसने मुझे नहीं दिया तो इसके बाद तो आपने मुझसे तो ये जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स है क्योंकि रेसो का जो इनवैलिड है और इनवैलिड के ऊपर मैंने अभी आपको क्लियर टैक्स का जो हाई कोर्ट का फैसला है मैंने आपको दिया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। फ्रेश शो काज नोटिस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है क्या, अनल होने के बाद जब फ्रेश यानी इतनी लंबी प्रोसीडिंग के बाद फ्रेश शो काज नोटिस होना है, क्या वो लिमिटेशन में उसमें तो शो वो आता है या नहीं आता, वो क्या टाइम बार तो नहीं हो चुका, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसमें देखने वाली जब ये फ्रेश शो का नोटिस देगा। और फ्रेश शो का अनल का मतलब ये होता है कि पहला जो कुछ था ना सब कुछ खत्म हो गया, इंक्लूडिंग उसका शो का नोटिस वो भी खत्म हो गया, अब उसने देना ही देना नया शो का। और पहली बात तो यह है कि ये कमीशन अपील डायरेक्शन दे ही नहीं सकता क्योंकि लॉ में क्लियरली लिखा गया कि डायरेक्शन या साइड करने की उसके ऊपर अख्तियार ही नहीं है, अनल करने का अख्तियार है। तो आप अपील में इसी जा सकते हैं कि भी इसके पास तो अनल करने का अख्तियार था, वो इसने इस्तेमाल कर लिया, अब इसके पास इसको सेट साइड या रिमांड करने का कोई अख्तियार नहीं। इसके लिए जो है ना ये जिस साल ये अमेंडमेंट आई थी उस साल जो है ना वो जो एक्ट की अमेंडमेंट उसके में भी क्लियरली लिखा हुआ है, इसके जो सर्कुलर जारी हुआ था इसमें
और उसमें भी उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि यानी FBI ने खुद लिखा कि कमीशन के पास जो है ना सेटिसाइड करने का इख्तियार खत्म है। और जब ये डी नोवो डिसीजन के लिए वो लिखता है तो इसका मतलब यही होता है कि ये सेटिसाइड कर रहा है, और से जो है ना ये जो है ये इसको जो है वहां से कह सकते हैं कि आगे देखें बहुत सारी बातें हैं। इसी तरह जो सबसे अहम चीज होती है आपकी, वो आपकी जुरिडिक्शन होती है। सबसे पहले जो नोटिस आया अपने ऑफिसर के जुरिडिक्शन को चेक करना है कि क्या उसके पास कमिश्नर का जुरिडिक्शन ऑर्डर में इसके पास पावर भी है, जिन सेक्शन का उसने हवाला दिया वो क्या वो उसके पास क्या उसको डेलीगेटेड पावर है उसकी है। बहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि जी के आप उसका एरिया चेक करते हैं, पता लगता है जी कि यूनिट 05 का केस था, 04 की तरफ से नोटिस आ गया है। तो एक जोन दूसरे जोन का केस था, दूसरे जोन के कमिश्नर की तरफ से नोटिस आ गया। तो आप वैसे उस केस को ट्विस्ट कर रहे होते हैं कि उसको फैसला करवाने के बाद कमिश्नर अपील के पास जाते हैं, ये कहते हैं सारा तो जुरिडिक्शन ही इसके पास नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं। आप सिर्फ इसके लिए स्टडी चाहिए आपको, और स्टडी के साथ साथ आपको अपनी लाइब्रेरी को मेंटेन करना है। आजकल के लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, इसके ऊपर आप जितने भी केस लाज हैं वो आप अपने पास सेव रखें। एक दो एप्लीकेशन इसके ऊपर आई हुई हैं जिस पर आपने किस तारीख को जो केस ला रीड किया आप उसको वहाँ स्टोर कर सकते हैं। मैं वो शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। मैंडेले उसका नाम है, बेसिकली वो रिसर्च पेपर्स के लिए है। लेकिन अगर आप मैंडेले को चाहें तो आप केस लाज पर्पज के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि किस तरह आप केस ला के जरिए आप अपने अपील में अपने क्लाइंट को बेनिफिट लेके दे सकते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच इमरान। आपका वैसे भी हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती टाइम में से ये टाइम हमारे लिए निकाला और हमें ज्वाइन किया। होपफुली हम अगले सेशंस में भी आपका पार्टिसिपेशन चाहेंगे कि इससे ज़्यादा टाइम आप हमें दे सकें और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें। और सर मैं दरखास्त करूँगा, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं 2 बार पाकिस्तान टैक्स बार के मोहम्मद गाजी साहब के, वो भी अपना व्यू और फिर बिल्कुल 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 जी सर, इनवाइट करें उन्हें। हाँ जी, हाँ जी। बात यह है कि पहली तो बात यह है कि जब मैं पहली बार जनरल सेक्रेटरी बना था 1992 से 95 में, उस बार मैंने एक थोड़ी सी मूवमेंट चलाई थी, और वो ये चलाई थी कि ये जो अफसरान जो है ना अंधाधुंध जो है ना एडिशन करते हैं, तो उनको जो है ना थोड़ा सा उनको कंट्रोल करने के लिए एक इनडायरेक्ट तरीका जो है वो ये था कि इनका जो है ना को कोड नंबर जारी कर दिया जाए, और कोड नंबर जारी होने के बाद उनका उसमें से कितनी मेंटेन हुई है अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल लेवल पे, शपील लेवल पे, ट्रिब्यूनल लेवल पे, या आखिरी किस लेवल पे कितनी एडिशन मेंटेन हुई। और अगर जो है ना एक बंदा 100 एडिशन करता है, 100 में से 90 डिलीट हो जाती है, तो उसका उस सर्वर में लिखा जाए। उस वक्त जो है ना कोड नंबर तो मिल गए थे उनको सब अफसरों को, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिकली इसका ट्रैक रिकॉर्ड उस वक्त क्योंकि कंप्यूटराइजेशन तो लिहाजा वो रखा नहीं जा सका। लेकिन जब से ये इसको फैसिलिटेशन मिली है और ये ऑनलाइन हो चुकी चीजें, अब इस दौर में उनका जो है ना वो अपना जो कोड नंबर है वो भी खत्म कर दिया उन्होंने। वो भी अभी आपको फैसला जो मिलता है उसमें कोड नंबर नहीं आता। अगर अब भी ये इसको कर लें, एक बंदे ने अफसर ने एक एडिशन ये फैसला किया है, अब ये मेंटेन फाइनल जब हुआ है कमिश्नर अपील लेवल पे, ट्रिब्यूनल लेवल पे या किसी भी लेवल पे, तो वो कितना यानी कि हुआ है उसके यानी कि मेंटेन हुई एडिशन, तो फिर हर अफसर जो है ना ये अंधाधुंध एडिशन नहीं करेगा। अगर हम अब भी इस पे हम इम्प्लीमेंटेशन करा दें, क्योंकि अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, हर चीज का कंप्यूटराइज सिस्टम में, तो इसे सॉफ्टवेयर तैयार करना होता है, उसमें हर अफसर का ट्रैक रिकॉर्ड मिलता जाएगा उसने एडिशन कितने की। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं कहूंगा कि जब कोई शो का नोटिस आता है तो आप उस वक्त जो है ना जेहन में ये रखें
कि आपका जो है ना, जिस बंदे से आपने जो है ना उसको जवाब देना है या जिसके साथ आपने यानी कि आपका मुकाबला हो रहा है, वो बंदा जो है ना, वो तजर्बा जो है ना उसका 1 दिन से लेकर ज्यादातर 10 साल तक का होगा, क्योंकि 10 साल जैसे ही होते हैं तो वो एडिशनल बन जाता है और वो फैसले नहीं लिखता, तो उनका नॉलेज बहुत कम होता है और बेशुमार गलतियां कर रहे होते हैं। तो आप उन गलतियों को कैश कराएं, और मैं हमेशा इसी तरह ही करता हूं। और जब भी जो है ना मैंने देखा है कि टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर ऐसा नॉकआउट करता हूं, मिसाल के तौर पे आजकल एक केस है मेरे पास, वो जो है ना कोई जो है ना किसी इशू पे एडिशनल कमिश्नर ने 122(5)(a) लगा दिया है। अब उसके साथ ही जो है इन्होंने आईटीओ ने भी 122(5) में भी शुरू कर रखा है कि कुछ और इश्यूज पर। अच्छा, अब फैसला जो है ना 122(5)(a) का मेरे पास आ चुका है। अब 122(5)(a) का फैसला आने के बाद जो है ना, अब 122(5) का फैसला बाद में आया मेरे पास। अब उसने 122(5) का फैसला जो किया है वो ये किया है कि जी जो हमारी डिक्लेयर्ड इनकम है ना रिटर्न के ऊपर, उसको लेके चल पड़ा है। अब देखा जाए 122(5)(a) आने के बाद मेरा तो वो 114 वाली रिटर्न जो 120 का जो मेरा फैसला था वो तो फील्ड में ही नहीं रहा। तो लेकिन ये उस वक्त बताए ना प्रोसीडिंग के दौरान, शोकाज में लिखा होता है कि जी आपने इतनी इनकम डिक्लेयर की है और मैं इसको ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, 122(5) में ये करना चाहता हूँ। अब 122(5) में वो नहीं रहेगा, 122 में करना चाहिए। 122(5) में तो जुडिशियल रहेगा, लेकिन 122(4) में ऑर्डर अमेंडेड जो ऑर्डर है ऑलरेडी उसी को आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। लेकिन अफसरान जो है ना, नॉर्मली आपने देखा होगा कि 122(5) में जब फैसला करते हैं तो डिक्लेयर्ड इनकम जो रिटर्न में होती है उसी को लेकर आगे चलते हैं, और जो कि फील्ड में नहीं होती। लिहाजा ये तो इसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर ही जो है ना डिस्कार्ड हो जाता है। इसी तरह ही जो है ये जो है ना, जो आप पे जो है ना उसकी विजडम, और ये क्योंकि बैटल ऑफ विजडम होती है आईटी के साथ, जब भी आप बात करते हैं ये उसका जवाब देते हैं, शो का जाता है उसका जवाब देते हैं, और बल्कि शो का भी अफसर का नहीं होता बल्कि इंस्पेक्टर का ही बनाया हुआ होता है। अब जब से जो है ना 2001 का ऑर्डिनेंस आया है, उससे पहले वाले जो लोग हैं वो जानते हैं कि जी उस वक्त जो है ना यानी कितना काम होता था, जिसके बाद जो है ये जो है फैसले होते थे। अगर डेटर क्रेडिटर लिख दी है, परचेज से लिख दी, और परचेज से आपने दे दिया, उनका कंपनी एड्रेस दे दिया, जब तक उनको वो लेटर लिख के कन्फ्रंट करके उसका जवाब नहीं आता या अनवेरिफिकेशन नहीं आती थी या कोई जवाब नहीं आता था या कोई अदरवाइज फिगर आती थी, उस वक्त तक वो इसके ऊपर एक्शन ही नहीं ले सकता था। डेटर के मुताबिक वो कंफर्मेशन डायरेक्ट किया करते थे। लेकिन अब ये सारा सिस्टम खत्म हो गया। अब जितने भी अफसरान हैं उनको लॉ का बिल्कुल पता कोई नहीं, बाकी हर चीज का उनको पता है कि जी अपने वसाइल कैसे क्रिएट करने हैं, और गवर्नमेंट के रेवेन्यू की बजाय वो अपने वसाइल की तरफ उनकी तवज्जो होती है। ये जो चीजें हैं ये भी जो है ना देखना होता है। और आप जो है ना जब भी ये अफसर के फैसले का जवाब दें, ज़हन में ये रख लें कि उस बंदे का तजर्बा 1 दिन से लेके ज्यादातर 9-10 साल का है, क्योंकि उसके बाद वो एडिशनल हो जाता है। अब आपका 25 साल का तजर्बा, 30 साल का तजर्बा, जितना ज्यादा तजर्बा है आप अपने आप को उतना ही कॉन्फिडेंट होकर उसका जवाब दें, और उसको जो है ना नोटिस को, शो काज नोटिस को बार बार पढ़ें। आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको जो है ना उसमें कई ऐसे प्रिलिमिनरी जो चीजें हो वो आपको मिलती जाएंगी। अब ये जो सेल टैक्स वाले हैं, ये आम तौर पे अब तो खैर एफबीआर वालों के पास आ गया है ना, इनके पास इनलैंड रेवेन्यू वालों के पास आ गया। जब इनके पास नहीं था तो उधर सेल टैक्स होता था, तो वो सेल टैक्स में जो है उनको ना कानून का पता होता था ना किसी चीज का पता होता था। तो जब प्रोसीडिंग में हम जाते थे तो मैं पहले यानी फर्जी अपील में मैं जाता हूँ, मैंने टेक्निकल ग्राउंड्स ली होती थी ना। ये बातें ना करें, आप ये करें, बताएं कि ये जो इन्होंने ये एक्शन लिया है क्या ये फैक्ट सही है या नहीं सही। अब मेरे साथ फैक्ट है कि जी बात ये है कि जी इन्होंने कहा है कि जी आपने टैक्स अवियन की है। मैंने कहा जी मैं मानता हूँ मैंने टैक्स अवियन की है, लेकिन ये 6 साल पुरानी है, जो कि लॉ के तहत आपकी जुडिशियल से बाहर है। जुडिशियल तो एक होता है ना सर्कल वाइज जुडिशियल, एक होता है कि लिमिटेशन में भी जुडिशियल होती है। यानी कई चीजें ऐसी होती हैं जहां आप जो है उस इशू को आप जब जुडिशियल में ले आएंगे, जुडिशियल एक ऐसा इशू है जो महकमे के लिए बड़ा ही क्रूशियल होता है।
आप जुडिशियल जब आप चैलेंज करते हैं तो वो उनके पास कोई गुंजाइश नहीं होती उसको, यानी कि मैं कहा करता हूँ कि बात यह है कि ये ठीक है, ये मैंने कंसीलमेंट की है, ये फैक्ट सारे से 6 साल पुराने में तो आपका अख्तियार ही कोई नहीं। इसी तरह ही और आप टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर आप उनको जो है ना उनको पकड़ा करें, पहले फैक्ट्स की तरफ बाद में आए, और फैक्ट्स की तरफ बाद में आएंगे तो वो जो है ना आप ज्यादा बेहतर तरीके से जाएंगे। जैसे अब ये जो है फैसला हाई कोर्ट का भी फैसला है कि जी वो ये 14 क्लियर डेज जो है, इसका मत नोटिस जो है ना वो शो का जो है वो 14 क्लियर डेज का यानी कि फिक्स है, 3 हियरिंग और 14 क्लियर डेज की होनी चाहिए। 14 क्लियर डेज आजकल के यानी कि दौर में, जबकि हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं, वो 2 छुट्टियों से मुराद ये है कि जी यानी कि इसमें कम से कम 2 हफ्ते तो इन्वॉल्व होंगे ना 14 क्लियर डेज के लिए, और 2 हफ्ते जब इन्वॉल्व होंगे तो 4 ये हो गई छुट्टियां वाली, तो ये तो क्लियर में नहीं आएगा। तो क्लियर डेज 18 दिन का नोटिस आपको जब तक नहीं मिलता तो वो टेक्निकली वो उस डायरेक्शन के खिलाफ है। अभी पिछले साल भी जो है ये एफबीआर ने इसको फर्दर इसको उसी 1974 वाला वो नोटिस था, वो सर्कुलर था एफबीआर का, जिसको हाई कोर्ट ने यानी कि उसके मुताबिक असेसमेंट को अनल खत्म किया था। तो अब भी जो है ना एफबीआर ने पिछले साल भी वो उसको दोबारा नोटिस जारी किया है, और उसमें भी यही कहा गया है कि 14 दिन का टाइम दें। लेकिन इसमें इस वाले में 14 क्लियर का डेज का लफ्ज नहीं लिखा, लेकिन कम से कम फिर भी 14 दिन जो है ना आमतौर पे अफसरान जो है ना 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम नहीं देते, इससे कम तो कर लेते हैं, 1 हफ्ते का नोटिस देते हैं, और कोई भी नोटिस जो है ना इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता। और वो जो है ना कि जो एफबीआर का सर्कुलर होता है या कोई डायरेक्शंस होती है, ख्वाह लीगल है या इलीगल, वो लॉ के तहत जो है ना डिपार्टमेंट के अफसरों के ऊपर बाइंडिंग होता है। हम जो है ना उसको चैलेंज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के अफसरान वो ब्लाइंडली उनको फॉलो करना होता है, क्योंकि इनका वो अपने हर लॉ में ये एक प्रोविजन होती है जिसमें जो है लिखा होता है कि ये जो है अफसरान जो है ना अपने जो है ये अपने हायर को या एफबीआर को वो फॉलो उसकी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। एक उसका एडिशनल कमीशन गलत डायरेक्शन दे देता है लेकिन वो बाउंड है कि उसको फॉलो करे। ऐसे ही जैसे अब जो है कानून में एक अमेंडमेंट आ गई है कि डेट एक्सटेंशन जो एफबीआर करता है, पहले एफबीआर के पास इख्तियार नहीं था, लेकिन अब कानून में ये आ गया कि जी एफबीआर एक्सटेंड कर सकता है फलां सेक्शन में, वो सेक्शन रेफर भी होती है। लेकिन जब तक ये अख्तियार लॉ में नहीं आया था उनके पास, कभी भी टैक्स पेयर ने तो ये नहीं कहना कि जी ये डेट एक्सटेंड तो होगी थी, एफबीआर को अख्तियार नहीं था, लिहाजा अब मैंने जो लेट इस एफबीआर की डायरेक्शन पे मैंने लेट जमा कराई है, तो वो जमा कराई है तो मेरी लेट करके मुझे जुर्माना लगाए, मैंने तो कभी नहीं कहना। और जुर्माना लगाना है तो डिपार्टमेंट ने लगाना है, और डिपार्टमेंट बाउंड है कि वो अपने जो एफबीआर या जो भी उसको सुपीरियर है उसकी डायरेक्शन को फॉलो करे। तो ये जो चीजें होती है इसमें जो है ना आप जितने टेक्निकल पॉइंट पकड़ेंगे उतना ही आपको जो है ना बगैर मेहनत किए, बगैर जो है ना लड़े झगड़े आप फैक्ट्स की तरफ तो आई ना। अच्छा एक चीज और देखिए कि अफसरान जो है ना ये जो है जो है ये एडिशन है जो है अपनी मर्जी की कर देते हैं, बगैर किसी वजह के कर देते हैं, बगैर किसी बेसिस के कर देते हैं। मुझे एक केस याद आ गया है कि आज से 30 साल पहले की बात है, ट्रिब्यूनल में उस वक्त एक केस पेश हुआ। उस वक्त तो नो अकाउंट केस था, आजकल का तो दौर है इसमें नो अकाउंट केस की तो प्रोविजन ही नहीं है। जैसे आप कहेंगे नो अकाउंट केस है, 5 सिगरेट बीड़ी वाला भी अगर है तो आप जैसे कहेंगे ना मैं कि मेरे पास मैं नो अकाउंट केस हूँ, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉन मेंटेनेंस की आपको पेनल्टी यानी कि आपकी एक्सेप्टेंस पे ही लग सकती है। वो उस पुराने जमाने की बात है जब नो अकाउंट केस होते थे, तो उस वक्त जो है वो कोई केस में आईटीओ साहब ने कोई सेल को एस्टिमेट किया, तो उस जमाने में जरा फिगर छोटी होती थी, उन्होंने डिक्लेयर 10 आवाज आना बंद हो गई सर। मेरा ख्याल में सर का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गया। ईमान भाई ज़रा प्लीज़ कॉल करके पता करेंगे। हाँ जी सर, मैं वो दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। तो मीन वाइल एक मेरे अच्छा इन्होंने बात की है एक, तो मैं उसका आंसर देना चाहूँगा। मुजाहिद रहमान साहब ने अगर बैठे हैं तो वो उन्होंने बड़ा कहा कि जी 2018 PTD 1204 सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने
कहा है कि हैज बीन रेंडर्ड अगेंस्ट द डिपार्टमेंट। तो ये बहुत सी बात है कि मैटर ऑफ रूटीन पर हमने अपील नहीं करनी होती। वकील का काम ही होता है कि जी आम से रिपीट कीजिए, साइटेशन रिपीट कीजिए दोबारा प्लीज। सर 2018 पीटीडी 1204। ये इस पे इमरान भाई इस पे भी तो डाल दें जरा, चैट पे भी डाल दें। ये वजाहत सर चैट में आई हुई है, वजाहत रहमान ने चैट में सवाल कॉल की है, तो उसी का मैं आंसर दे रहा हूँ कि सर वकील का जो काम होता है ना वो यही होता है कि उसने आम से एक नॉर्मल सा बड़ा एक प्लंदी का केस भी है ना, उसको उसने रूटीन से बाहर निकालना है। आपके वकील ने जब अपील का केस बनाना है ना, तो उसने ऐसा बनाना है कि वो पता लगेगा जी कि ये जो 500 रुपए की प्लंदी भी है तो 500 की प्लंदी नहीं है, ये इस वक्त इसके ऊपर आपके पर बेस कर रहे हैं। तो ट्विस्ट केस का वकील ने बनाना होता है, मैंने बताया टैक्टिक्स होते हैं जितना जाएंगे तो वो 500 की बुलंदी केस को कैसे लेके असेसमेंट लेवल पे केस यार, ये तो सुप्रीम कोर्ट का रूटीन में आप ऐसे क्यों आते हैं, बुलंदी लगनी चाहिए थी, लग गई आपको, आप क्यों आए हुए हैं हमारे पास। लेकिन बेसिकली हमारा काम है कि उस केस को हम कैसे ट्विस्ट करते हैं, उसको रूटीन से कैसे बाहर निकालते हैं। वजाहिद भाई अगर आप समझते हैं आंसर हो गया तो इस सवाल तो मैं मसलन अगर आर्टिकल 199 को पढ़ें और उसके बाद अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स आपके हैं आर्टिकल 4 से लेकर 25 तक उनको पढ़ें, और अगर आप जनरल क्लासेस एक्ट की क्लास 24A पढ़ें तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आप इन्हीं क्लासों के अंदर ही ले जाकर ना आप सुप्रीम कोर्ट भी विन कर जाते हैं। और ये सिर्फ 25 मेरे ख्याल में 20 आर्टिकल्स हैं हाई कोर्ट के 5 से लेकर, इसमें से जो हमारे रेलिवेंट हैं वो होंगे कोई 10 से 12, और जनरल क्लास एक्ट की जो है 24A वो, और उसके बाद मैं समझता हूँ कोई ऐसा कोई केस सुप्रीम कोर्ट भी आपके फेवर में देगी। अब ये फैसला मुझे नहीं पता क्यों आया, मैं पढ़ूंगा तो अंदाजा हो जाएगा कि रूटीन की क्या बात है। सर आप फिर आप क्वेश्चन ऑफ लॉ पे गए हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी अगर बात करते हैं तो फिर वकील के ऊपर है कि उसने कैसा केस बनाया और क्यों उसने ऐसे केस नहीं बनता तो वो फिर लेके क्यों किया आगे। जी सर ऐसा आपका कनेक्शन हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा बात मुकम्मल करता हूँ। ट्रिब्यूनल में नो अकाउंट है जो है, तो वो जो है ना वकील जो था ना उसने जो है ना ये कहा कि जी बात ये है कि मैं तो नो अकाउंट केस हूँ, मैंने लाख पे जो आया है इसे 14.25 लाख पे क्यों नहीं रुका और 14.25 पे क्यों नहीं गया, इसके पास वर्किंग क्या है जो कि वर्किंग किसी भी अफसर ने नहीं बनाई होती। तो लिहाजा हमारे जो वर्किंग करते हैं, जब एडिशन करते हैं, P&L में एडिशन करते हैं, सेल में एडिशन करते हैं, किसी चीज में एडिशन करते हैं, तो वो ट्रिब्यूनल वो मानी हुई बात है कि भी ये जो है ना अगर टैक्स पेयर के पास कुछ नहीं तो आपके क्या चीज है कि जिसकी बेस पे आप 10 से 14 आती है फ्लास की किसी के भी, ये ठीक है जी, मैंने तो इसको एविडेंस नहीं दे सका, मैं सब्सटेंशिएट नहीं कर सका, लेकिन ये जो फिगर इसने बनाई है, मैंने 10 लाख का खर्चा क्लेम किया है, उसने 1.5 लाख डिसअलाउ कर रहा है। 1.5 लाख को वर्किंग तो देखे कि इसमें कैसे 1.5 लाख पे आ गया, वो ये 1.25 लाख पे क्यों नहीं रुका और 1.25 पे क्यों नहीं गया। इसी तरह की और चीजें काफी होती हैं। शुक्रिया। जी सर, राना राशिद हमारे पास मुल्तान टैक्स बार के सदर भी हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। सर राना साहब आवाज आ रही है आपको? जैदी साहब अभी मेरे ख्याल में राना साहब मसरूफ है, सुन नहीं पा रहे, तो उनका माइक का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे।
जी सर, पार्टिसिपेंट्स में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। ये जो बहुत यंग अच्छा, गाजी साहब ने तो बहुत खैर हासिल नॉलेज दिया है। माशाल्लाह उनका तजर्बा जो है वो बहुत अच्छा है। और इमरान गाजी साहब, आपने भी बहुत खैर हासिल बहस की है। मेरा ख्याल है कि आपके और गाजी साहब के इस इतनी एक्सप्लेनेशन देने के बाद कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी गुंजाइश मेरे ख्याल में बाकी नहीं रह जाती। इतना उन्होंने इलेबोरेट किया है और इतना उन्होंने उसको बड़ा कम्प्रिहेंसिव किस्म का जवाब दिया है आपके नोटिस के हवाले से या टैक्स की कैलकुलेशंस के हवाले से। बाकी मैं समझता हूँ कि मेरे दोस्त सब माशाल्लाह सब मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे। तो कोई और सवाल अगर किसी के ज़हन में होगा तो ज़रूर करना चाहिए। ये जो यंग लॉयर्स हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि टैक्स की प्रैक्टिस के लिए उन्हें किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से सर, मेरी छोटी सी गुजारिश ये है कि मैं तो समझता हूँ कि वकील जो है वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन ही स्टार्ट्स हिज प्रैक्टिस और लेके उस वक्त तक जब तक उसके आजाद जवाब ना दे जाए, वो तिफले मकतब ही रहता है। वकील के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले बुनियादी तौर पर वो जो एपेक्स कोर्ट के जो फैसले हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़े, क्योंकि जितना नॉलेज उन फैसलों से मिलता है या हमें मिला है या मुझे मिला है वो किसी लाल किताब में या काली किताब में नहीं है। तो हम जो यंग लॉयर्स हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो मेहनत करें अपने केसेस पे, 10 केसेस के पीछे ना भागें बल्कि 2 केसेस लें और उनको इस तरह कंडक्ट करें कि वो 2 केसेस जो है वो फिर मल्टीप्लाई होते जाएंगे अपने आप, दिए से दिया जलता रहेगा। मेरा मोड ऑफ प्रैक्टिस तो यही है। मैं कोशिश करता हूँ कि अदलिया के फैसले भी पढूं, दोस्तों को शेयर भी कुछ कोशिश करता हूँ करता रहूं, और ये है कि अपने सीनियर से भी कुछ सीखता रहता हूँ। खासतौर पर गाजी साहब हैं या और मेरे सीनियर जो मुझसे एक दिन भी सीनियर है, एक दिन भी प्रैक्टिस पहले उसने मुझसे शुरू की है तो वो मेरा सीनियर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा इल्म है, कानून जो है वो कोई भी हो, टैक्स का हो या कोई भी हो, ये एक ऐसा है कि जिसमें आप कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। रोज नई बात, रोज नई चीज आपने सीखनी है, तो वो आपको जजों के फैसलों से, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इवन के ट्रिब्यूनल के फैसलों से भी ये आपको अच्छी अच्छी बातें पढ़ने को मिलती हैं और आपके इल्म में इजाफा होता है। तो इस तरह इल्म में इजाफा करना बहुत बेहतर है। किताब पढ़ने से आप 10 दफा पढ़ ले समझ नहीं आएगी जब तक आप जजमेंट को सही कर पाए। मेरी दोस्तों से गुजारिश यही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी यंग लॉयर आता है, मैं उससे पूछता हूँ काम कैसा जा रहा है। वो कहता है जी कोई हाल नहीं, बुरा हाल है, फला हाल है, ये कोई केस नहीं आ रहा, ना होने के बराबर है, बड़ा गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं इसी चीज की उसको मुबारकबाद देता हूँ और वो बड़ा हैरान होता है कि जी मेरे पास काम नहीं आ रहा है तो मुझे मुबारकबाद दी जा रही है। जब मैं उसको फिर बताता हूँ कि भी ये जो स्टेज है ना आपके पास, अगर आपके पास इस वक्त रश ऑफ वर्क हो जाएगा और काम आपको आता कोई नहीं है, इनिशियल स्टेज पे है, आपका एक्सपीरियंस भी कोई नहीं है, तो आपका जो है ना केस खराब होना शुरू हो जाएंगे। जब केस खराब होना शुरू हो जाएंगे तो वो केस जो है ना जो ज्यादा आए होते हैं वो सारे चले जाएंगे वापस। और उसके बाद इसका जो असर चलेगा वो ये है कि आपको 20 साल बाद भी कोई बंदा जो है ना, जो आपके पास उस जमाने में क्लाइंट रहा है, उससे कोई मशवरा करेगा ना आपके, मतलब वो कहेगा कि जी वो उसने तो काम में कोई नहीं आता, उसको काम नहीं आता, मैंने मेरा केस का सत्यानाश कर दिया था उसने, और ये कर दिया था, वो कर दिया था, फला कर दिया था। तो वो जो है ना, अब उसको ये नहीं पता कि जी वो उस वक्त उसको 1 साल भी नहीं हुआ था या 2 साल हुए थे, अब उसको 20 साल हो चुके हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। लेकिन बात यह है कि ऐसा लॉयर जो है जिसके पास कोई काम नहीं आता अर्ली स्टेज में, उसके पास एक जो भी केस आ जाता है वो ऊपर उसकी पीएचडी कर रहा होता है, वो खुद लॉ को पढ़ता है, केस को पढ़ता है, फिर मुख्तलिफ सीनियर से डिस्कस करता है और वो केस उसको ऐसा जो है ना वो याद रहता है कि मैंने ये चीजें पढ़ी थी। इसी तरह आस्ता आस्ता जितने आस्ता केस आते हैं ना यंग लॉयर्स के पास, उतना ही वो बेहतर तैयारी करके अपने आप को ग्रूमिंग कर रहा होता है। एकदम रश आने से जो है ना वो उसका काम उल्टा खराब होता है। तो मैं ये कहूंगा कि भी जो यंग लॉयर्स हैं उनके पास अगर रश ऑफ वर्क नहीं होता अर्ली स्टेज पर, तो उससे दिल ना वो घबराए ना,
बल्कि इसको अल्लाह ताला का फजल समझे कि ज्यादा काम नहीं आ रहा, मेरे पास उतना ही काम आ रहा है जिसको मैं पढ़ के स्टडी करके लोगों से डिस्कस करके सीनियर से डिस्कस करके मैं जो है ना उसको मैं याद भी हूँ। हो सकता है कि भाई कई केसेस में ऐसे होता है कि हम इतने सीनियर होने के बावजूद इतनी हमारी तैयारी नहीं होती, जितनी यंग जो है जिनके पास केस थोड़े होते हैं वो अपने केस को लॉ पढ़ते हैं, फैक्ट्स पढ़ते हैं, फला चीज पढ़ते हैं, कई सीनियर से डिस्कशन करते हैं। अब उसके पास वो सब लोगों का वो मजमुआ होता है उस वक्त। हो सकता है कि मैं उतने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट ना कर सकूं जितना वो यंग लॉयर जो है वो अपना केस जो है ना, अगर एक आदमी केस उसके पास आया हुआ है उसको लगा हुआ था तो वो जो रिप्रेजेंट करेगा ये क्वालिटी उसकी ज्यादा बेहतर होगी एक सीनियर लॉयर से। ये तो आपने गाजी साहब एक मिसाल सुनी होगी कि एक ये जहाज पंजुम साहब जो थे वो नवाब सादिक साहब जो थे, ये बहावलपुर वाले नवाब थे, नवाब सादिक इनके वाले जो थे, तो इनको शुगर हो गई तो इन्होंने टेलीग्राम किया जहाज पंजुम को कि जी मैं शुगर की वजह से बीमार हूँ। तो जहाज पंजुम ने उनको मुबारक का टेलीग्राम भेजा कि कंग्रेचुलेशन। तो ये नाराज हो गए कि जी मैं बीमार हूँ और ये मुझे मुबारक देते हैं। तो एक मीटिंग में फिर कहीं मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं आपसे नाराज हूँ, आपने मुझे मुबारक दी, मैं शुगर की वजह से बीमार था, आपने मुझे मुबारक दे दी। तो उन्होंने कहा था मैंने आपको मुबारक इसलिए दी है कि अब आप अपना एहतियात करना शुरू कर देंगे, आपको मुबारक हो, आपको शुगर हो गई, अब आप अपना एहतियात करना शुरू कर देंगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। ये इसी तरह की एक बात आपने बहुत अच्छी की है कि यंग लायर्स को काम के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि इल्म हासिल करना चाहिए। सर वो बात ठीक है, बहुत अच्छी एडवाइस आपकी। मज़ीद कोई ऐसा बेस्ट सोर्स जहाँ से हम केस लॉज ढूंढें? अब तो लाइब्रेरी इतनी वसी है, हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में चला जाए, टैक्स बार की लाइब्रेरी में चला जाए, पीएलडी है, माशाल्लाह गाजी साहब ने भी छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई है, एक वेबसाइट बनाई हुई है, एक लिंक दिया हुआ है, फ्री है वो, मैं तो वहां से इस्तेफादा हासिल करता रहता हूँ। तो ये फैसले, और दूसरा सबसे बड़ी बात हाई कोर्ट की अपनी वेबसाइट पे पड़े हुए फैसले। इमरान भाई ये अपनी मेरा ख्याल में एक दो वेबसाइट्स का लिंक हम इसमें जब वीडियो अपलोड हाँ जी सर, उसमें लिंक दे देंगे। दोस्तों कोई फैसला वगैरह चाहिए हो मेरे पास अवेलेबल है सारी फैसिलिटीज, मैं भी मुहैया कर सकता हूँ। इमरान की वेबसाइट पर जाना हो तो इमरान गाजी लिखें, वो अपने आप ही आ जाती है। जी जी इमरान तो बिल्कुल गाजी है जी, गाजी है जी इमरान, बिल्कुल बिल्कुल गाजी है। इमरान भाई और इमरान बड़े भाई अच्छे केस लॉज और बड़ा मुख्तसर सा उसमें डिस्क्रिप्शन के साथ होता है, एलेबोरेट करके, रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड हर तरह के केस होते हैं जी। और अगर किसी दोस्त को कोई साइटेशन चाहिए हो, मुझे साइटेशन भेज दे, मैं भी भेज सकता हूँ उसको, मेरे पास पीएचडी वगैरह का इनका है सिस्टम सारा। जी सर, तारिक मंजूर सियाल साहब है, हमारे बड़े सीनियर लायर है मुल्तान के। अच्छा, मैं राना राशिद साहब हमारे साथ ऑनलाइन हो गए हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट है मुल्तान टैक्स बार के, इनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने ख्यालात इस अपील के ऊपर और टैक्स के नोटिस के ऊपर, ताकि हम इनका भी मुस्तफीद हों। जी इमरान साहब, बहुत 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 शुक्रिया आपका। एक तो मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को पहले रमजान मुबारक कहूँगा, और दूसरा आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। और दूसरा एक दुआ के साथ कि अल्लाह पाक जो है हम सबको और हमारी फैमिलीज को, हमारे दोस्त अहबाब को इस कोरोना पैंडेमिक से जो है वो महफूज फरमाए। इमरान गाजी साहब माशाल्लाह बहुत सबसे पहले बिलाल जैदी साहब ने बहुत अच्छा कम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर बात की कि नोटिस को किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो नोटिस में बहुत सारी दोस्तों ने बात की, सर यूनुस गाजी साहब ने बात की, मेरे सीनियर हैं, मेरे उस्ताद हैं, और इमरान गाजी साहब ने एक तारुफ नहीं करवाया उनका, ये तारुफ तो करा दिया कि जी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं पाकिस्तान टैक्स बार के, तो ये नहीं बताया कि मेरे वालिद ग्रामी भी हैं। ये बात पता नहीं क्यों हाइड की उन्होंने, ये कंसीलमेंट में आता है ये वैसे। अच्छा एनी जी बहुत अच्छी बात की, उसमें नोटिस मुख्तलिफ नोटिस हैं जो सब दोस्तों को पता है, 114 का है, 116 है, 170 है, 284 है, ये डिफरेंट नोटिस इनकम टैक्स के अंदर आते रहते हैं। इसी तरीके से सेक्शन 11 का है, ये नोटिस हमारे पास आ रहे होते हैं। इसमें जो सबसे अहम बात है वो देखने वाली ये कि आया जब आपने केस रिटर्न फाइल की, सेल टैक्स की रिटर्न फाइल की या इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की, अगर आपकी वर्किंग फाइल मौजूद है और आपने उस वक्त डेटा कलेक्ट कर लिया था अपने क्लाइंट से, तो मतलब है कि आपको जवाब देने में दिक्कत नहीं होगी किसी भी किस्म की। और मेरा ख्याल है कि जब आपकी प्रॉपर वर्किंग जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी साहब डिस्कस कर लिए
कि सबसे पहले तो आप जो नोटिस आपका आया उसको, नोटिस के जो सेक्शन है उसको पढ़ लें उसके हवाले से कि ये क्या कह रहा है। उसके बाद फिर यूनुस गाजी साहब ने बात की कि जो लिमिटेशन है वो सबसे बड़ी अहम बात है कि आया देख लें कि जी ये सेक्शन है और इस सेक्शन की जो लिमिटेशन है वो कितनी देर तक, मिसाल के तौर पे 122(5) की अगर बात करेंगे तो गालबन वो 6 साल की लिमिटेशन है, और इसके अंदर अगर आपका केस फाइल करता है तो फिर आप उसको देख लेंगे कि ये लिमिटेशन है, और के अंदर अगर लिमिटेशन टाइम बार्ड है तो आप उसको सिंपली यही जवाब देंगे कि जी ये केस टाइम बार्ड हो चुका हुआ है। उसके बाद दूसरा ये कि आया जो मिसाल के तौर पे से फॉर एग्जांपल 122(5) किया या 122(5) ये किया, उसमें कहा कि जी टर्नओवर टैक्स को से जी आपने चार्ज नहीं किया रिटर्न के अंदर, तो 122 जो टर्नओवर टैक्स को फिर आप देख लेंगे कि आया टर्नओवर टैक्स अप्लाई हो रहा था नहीं हो रहा था। अगर हो रहा था तो रिड्यूस रेट के ऊपर हो रहा था या फुल रेट के ऊपर हो रहा था। तो जो लॉ की एप्लीकेबिलिटी को भी देखेंगे कि जी आया हमारे पर ये लगता भी है या नहीं लगता। और इन सारी बातों में यानी जब आप जुरिडिक्शन की बात कर रहे होंगे, लिमिटेशन की बात कर रहे होंगे और आप अपना चीजें तैयार भी कर चुके होंगे। अच्छा, बात ये होता है कि जी आप जब रिटर्न बना रहे होते हैं उसमें एक दिक्कत आती है कि आपने से 5 करोड़ से ऊपर, अब तो 1 करोड़ की लिमिट हो गई है टर्नओवर की, तो 1 करोड़ से ऊपर अगर आपका जब टर्नओवर चला जाता है तो आपका टर्नओवर टैक्स बनता है 1.25 के हिसाब से, जो अगले साल में 1.5% के हिसाब से हो जाएगा। तो बात ये होता है कि जब आप इनकम बेस्ड जब टैक्स बना रहे होते हैं तो टैक्स बहुत कम बन रहा होता है, लेकिन जब आप टर्नओवर टैक्स पे जा रहे होते हैं तो फिर क्लाइंट आपको कह रहे थे कि जी ये तो टैक्स बहुत ज्यादा बन गया। अच्छा, बात ये होता है कि जी हमारे दोस्त उसमें से फिर टर्नओवर टैक्स को चार्ज नहीं करते रिटर्न के अंदर, लेकिन ये सारी बातें जब भी आप कर रहे हो तो एक नोट शीट जरूर बनाए हैं एक फाइल के अंदर कि जी क्लाइंट के साथ ये बात डिस्कस हो चुकी हुई थी और आपने उनको बता दिया था कि जी ये टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है और ये चार्ज होगा उसके ऊपर, और इन केस के अगर उन्होंने नहीं कोई उसको चार्ज किया तो ये उसकी डिस्कशन के साथ होना चाहिए और उसकी कंसेंट के साथ होना चाहिए। ऑल्दो रिकमेंडेड नहीं है कि जी आप टैक्स की वायलेशन करें, लेकिन इन केस के अगर आपको क्लाइंट कहते हैं कि नहीं मैं इतनी पेमेंट नहीं कर सकता, तो आप चीज़ों को उसके साथ नॉलेज में ज़रूर लेके आएँ कि जी ये प्रोविजन इस तरह से है और ये सारी चल रही है। अच्छा, जितनी अच्छी आपकी रिटर्न बनी होगी, जितनी उसके पीछे वर्किंग हुई होगी, उतना ही आपको असेसमेंट की स्टेज पे आपको हेल्पफुल होगा, और हेल्पफुल होने के बाद फिर इन केस के अगर आप मिसाल के तौर पे एक ऑफिसर आपको खामखा तंग करना चाहता है किसी वजह से और नाजायज आपको तंग कर रहा है, तो आपने उसमें देखना होता है कि जी आया अगर कोई ऐसी चीज है कि जो कोई फ्लॉ रह गया उसमें, तो उसमें कुछ लेवल और होता है, और अगर आप लीगली साउंड है और आपके पास वर्किंग प्रॉपर है और वो आपकी बात नहीं सुन रहा, तो फिर आपको उसमें ब्लैकमेल होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर आपके पास अपील की स्टेज भी है, आपके पास फर्दर अपील की स्टेज भी है, और इस तरीके से सारे वो डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो इस तरीके से नोटिस को हैंडल करना, इसके ऊपर इमरान गाजी साहब हमारी मुल्तान टैक्स बार का बहुत बड़ा एक सरमाया है इल्मी हैसियत से, इनकी बहुत बड़ी ग्रिप है। मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार रहता हूँ कि ये फुली एक टेक्निकल सपोर्ट भी करते हैं और साथ साथ जो एजुकेशनल जो इनकी लाइब्रेरी है और इनकी अपनी जो रीडिंग है ये हमें उससे मुस्तफीद करते रहते हैं, इनकी बहुत। तो मैं मेरी गुजारिशात के साथ मैं इन दोस्तों को ये कहूँगा कि जी आप जितना लॉ के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी होगी आप उसको पढ़ते रहेंगे, और आप अपने दीगर कोलीग्स के साथ भी अगर आप एक अच्छा एक एसोसिएशन बना लेते हैं, क्योंकि नियर फ्यूचर में और आगे एसोसिएशन जो एसोसिएट चैम्बर्स का जो एक वो होगा ना, और जो कॉर्पोरेट चैम्बर्स का एक प्रैक्टिस है आइंदा वही चलनी है उसमें, जो एक इंफरादी तौर पे बंदा हर सर्विस नहीं दे सकता, रिटर्न भी वो बनाए, आपके लीगल मैटर को भी वही करे, अपील को भी वही करे। तो इसी तरीके से दोस्तों की एसोसिएशन भी है आपकी एक जरूर होनी चाहिए, ताकि इल्मी तौर पर आप डिस्कशन करें। और जिस तरह ये जैद साहब ने एक सिलसिला शुरू किया है, ये हमें बड़ा मौका मिलता है कि तमाम प्रोफेशनल्स इसमें इकट्ठे हो जाते हैं और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। मैं इनका भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू इमरान खान। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी सवाल बोलें। जी सर, मेरा सवाल गाजी साहब से है। अभी जिन्होंने अभी नोटिस के बारे में बताया था, आपके वाले साहब इमरान गाजी साहब थे, उन्होंने अभी वो अपनी मिसाल दी थी कि सेल्स टैक्स में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपने ये कहाँ से वर्किंग की है कि 10 से 14 लाख तक है। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि जब सेक्शन हम पढ़ते हैं और स्पेशली वो 136 जो है जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ का बताया गया है, तो उसमें तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो टोटली तौर पे टैक्स पेयर के ऊपर ही है कि वही बताएगा कि ये मेरे पास आया कि जो असेसमेंट है ये खराब सही गल नहीं है।
तो इसकी थोड़ी मजीद इसको एक्सप्लेन कर दें कि ये किस तरीके से फिर इसको हैंडल किया जाएगा, जबकि ये सारा बर्डन ऑफ प्रूफ तो हमारे ऊपर है, डिपार्टमेंट से तो हम कुछ पूछ नहीं सकते कि उन्होंने वर्किंग किया नहीं की, या अगर वो वर्किंग करने का बाउंड है तो वो किस सेक्शन के तहत या किस के तहत वो बाउंड है को पहले उस पर मुकम्मल वर्किंग करें। बात यह है कि सिंपल सी बात है कि जब मैं को मेरे बर्डन ऑफ प्रूफ है, मैंने अपना अब जो आ गई आवाज। अब देखिए कि बर्डन प्रूफ जब हर उस बंदे के ऊपर है जो वो जो कर रहा होता है उसको एस्टेब्लिश करना होता है। मैं अगर रिटर्न दे रहा हूँ तो मेरे बर्डन प्रूफ मेरे ऊपर है कि मैंने जो है ना इसको ये एस्टेब्लिश करूँ कि ये क्या ये मैंने कैसे कैसे ये चीजें ली हैं। 1979 के ऑर्डिनेंस में जो है वो बर्डन प्रूफ टैक्स पेयर के ऊपर ही होता आवाज ब्रेक हो गई दोबारा। जैसे ही अमेंडमेंट हो जाती थी असेसमेंट की और सेक्शन 65 लगता था तो फिर उसको बर्डन ऑफ प्रूफ डिपार्टमेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता था कि जब तक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी डिपार्टमेंट उसको छेड़ ही नहीं सकता था। वहां डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्या है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो अब भी जो है ना, अब जो है ना मैंने जो डिक्लेयर कर रखा है, अब जो है डिपार्टमेंट उसको यानी मेरा जो असेस हो चुका है। अब देखा जाए तो पुराने कानून में 1979 के कानून में 65 जो था अब 122 बिल्कुल उसके बराबर ही है। अब जब भी डिपार्टमेंट उसको जो है स्टेप यानी कि रीओपन करेगा, उसको रीओपन करेगा तो उसके लिए जो है ना वो बर्डन प्रूफ उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। पहली तो बात ये हुई कि बर्डन प्रूफ उसके ऊपर शिफ्ट हो गया, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन लाएगा तो कुछ छेड़खानी करेगा। अब इसमें एक थोड़ी सी उनके पास एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर 177 में ऑडिट में सिलेक्शन हो जाती है तो फिर समझे कि फिर बर्डन प्रूफ हम पे शिफ्ट हो गया। अब बर्डन प्रूफ मेरे पे शिफ्ट हो गया, मैं अपना बर्डन ऑफ प्रूफ एस्टेब्लिश नहीं कर सका, मैं उसके मुताबिक नहीं सेटिस्फाई कर सका। लेकिन अब आगे डिपार्टमेंट कोई एक फाइंडिंग कर रहा है, ले रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है, वो मेरी कोई खर्चे को डिसअलाउ कर रहा है या सेल को इनहांस कर रहा है, तो अब वो जो है ना जो वो कर रहा है अब इसका तो बर्डन प्रूफ उसके ऊपर है ना कि वो बताए कि ये 10 लाख में से 2 लाख जो खर्चा डिसअलाउ कर रहा है ये 2.25 लाख पे क्यों नहीं रुका, 1.5 पे क्यों नहीं रुका या 2.25 पे क्यों नहीं गया, उसकी को वर्किंग। अब ये जो चीजें जो है ना ये चीजें हैं, ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना ठीक है मेरे ऊपर ही है, लेकिन जब एक्शन वो ले रहा है अफसर उसकी अपनी वर्किंग के लिए तो उसके पास बर्डन प्रूफ उसके ऊपर शिफ्ट है। क्या वो बताए कि इसने ये फिगर कैसे ली है, इसके पास क्या बेसिस है, इसके पास क्या वर्किंग है, लिहाजा बर्डन ऑफ प्रूफ उस अफसर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से। आप आगे चले, आप दोस्त आगे चले। इमरान आ रही है आवाज? जी सर, बिलाल जादी साहब आप फिर क्लोज करते हैं इस सेशन को अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो। हाँ बिल्कुल, काफ़ी मैराथन सेशन हो गया है तो इंशाल्लाह अब किसी नए सेशन के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में, और आप लोगों की फीडबैक भी रिक्वायर्ड होगी। मैं अपना ईमेल भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और चैनल यूट्यूब का भी मैंने शेयर कर दिया है, वो भी मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ कि आप लोग उससे भी कनेक्टेड रहें, ईमेल पे भी कनेक्टेड रहें। मैं मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे कि कनेक्शन ना रहे। कनेक्शन एक कांस्टेंट फैक्टर होता है और हम एक दूसरे के मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए मोरल सपोर्ट ही बन जाए, कुछ ना बने, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये मोबाइल नंबर भी मैंने शेयर कर लिया है, ईमेल भी मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों से गुजारिश ये है कि प्लीज़ आप लोगों के जहन में भी कोई ऐसा इशू टॉपिक आता है तो प्लीज़ वो हमसे शेयर करें कि उस पर भी सेशन किया जा सके। ये तीनों चीज़ें मेरे ख्याल में
चैट में आप लोगों को मिल गई होंगी। तो इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती टाइम हमें दिया। और यूनुस साहब आपका तो खैर हम शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकते कि आप हमारे साथ बैठे और अपनी कीमती राय से हमें नवाजा। तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसको तो कोई नेमुल बदल नहीं है, एक्सपीरियंस का नेमुल बदल तो वैसे भी नहीं होता। राशिद भाई मैं वंस अगेन आपका बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया। गाजी साहब से तो अफ्तार पार्टी लेनी चाहिए इस खुशी में। मेरी तरफ से आज शाम को सबको दावत है, और जो मुल्तान वाले आ सकते हैं, बाकी वाले भी अगर आ सकते हैं तो वो भी आ जाए। सर जहाज और तारिक मंजूर सियाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। नहीं सर आपने बहुत कीमती बातें बताई जो शायद पहले कम ही सुनी थी। साहब जो है ना, इनका जो है ना मुल्तान में डिपार्टमेंट की तरफ से मैक्सिमम केसेस रिप्रेजेंट करने का ये इनका तजुर्बा है, अक्सर हाई कोर्ट में ही। माशाल्लाह। लेकिन गाजी साहब के सामने तो हम ऐसे, गाजी साहब तो हमें उखाड़ पछाड़ के भुगा देते हैं अदालत से। सर मेरे सामने नहीं, अशफाक साहब के सामने होते हैं आप ऐसे। हाँ, मुश्ताक साहब भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है जी मुल्तान की। मुश्ताक नहीं, अशफाक जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ वाला बिल्कुल। ये इंशाल्लाह इफ्तार पार्टी पे उनको भी बुलाएंगे, आपको भी इंशाल्लाह कल बुलाएंगे। तो सर दुआ करें कि जहाज खुल जाए तो हम भी आपसे आके अल्लाह पाक करे, बस सब मिलके इज्तिमाई दुआ करें, सब भाई इस मुसीबत से जान छूटे। ये मुल्क के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग इस मुसीबत में मुब्तला हैं, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, इंसान है जितने भी, अल्लाह पाक उन पे अपनी रहमत करे, और कोई खताएं हैं गलतियां हैं माफ करे। आमीन आमीन। अच्छा सर इजाजत, कोई गलती और कोताही हो गई हो तो उसके लिए माजरत, और फीडबैक देना मत भूलिए। किसी किस्म का सर हाजिर है सर, कोई हुक्म हो किसी किस्म का मुल्तान में हाजिर है। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। जल्दी साहब कोई ना कोई नया टॉपिक लेके ना कोई डिस्कशन में आप इन्वॉल्व करते रहें दोस्तों को। उसकी वजह यह है कि अब हमें वैसे मिलना जुलना तो खत्म है, कम से कम ये जो मुफ्त में एक किस्म का नॉलेज शेयरिंग हो रही है हमारी एक दूसरे के साथ। ये टियर 1 और टियर 2 पे डिस्कशन रखें, ये बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट इसी पे रखते हैं सर। तो आप जरा अपना, मैंने आपको नंबर तो अपना यहाँ पे सबसे शेयर कर लिया है, तो आप थोड़ा सा मतलब कांटेक्ट अपना भी भेज दें मुझे मोबाइल पे। तो मैं फिर उसको डिस्कस करके इमरान भाई को भी शामिल करते हैं। इसमें एक सेशन रखें जी, टियर 1 और टियर 2 पे इसको किस तरह हैंडल करना है, क्या एक दफा इसको जरा, इसको पीओएस जो है ये सारा सिस्टम यहाँ है, तो मुल्तान में लोगों को खैर इतना खास मेरा ख्याल है पता नहीं है अभी दुकानदारों को। अभी तो सर अभी तो मैं चाह रहा था कि ऑनलाइन जो इंटीग्रेशन हो रही है, बिजनेस का ड्राफ्ट लॉ पास हुआ, ड्राफ्ट लॉ प्रेजेंट हुआ है 7 अप्रैल को, उसको भी डिस्कस करें किसी रोज, उसकी भी उसके भी बकिए उधेड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एमनेस्टी दी है, उसमें भी ये नहीं बताया कि 111 में तो एमनेस्टी मिल रही है, वो जब अगर प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं हुआ, वो तो 31 दिसंबर 2020 को अपने पैसे जमा करा चुका होगा, सब कुछ दिखा दिया होगा उसने खोल के कि ये है मेरे पास, और कंप्लीट नहीं हुआ प्रोजेक्ट तो उसकी क्या किस्मत होगी, क्या सलूक होगा उसके साथ, वो नहीं बताया। जी बिल्कुल। वो तो क्लियर है कि अगर वो बिल्डर जो है ना उस स्कीम में नहीं आता, तो उस स्कीम में जो आएगा उसकी की प्रॉपर्टी खरीदेगा तो 111 की एमनेस्टी है। जब अगर वो डिस्क्वालीफाई कर गया तो ये तो 111 में सीधा आ गया ये। तो सर ये तो उसके साथ उसे कहते हैं ना दूसरे लोगों का खब्बा विका के सज्जा मारे है, तो ये तो फिर ज्यादती है ना उसके साथ। मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली ये स्कीम चल नहीं सकेगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही रिस्की है, और कोई बंदा रिस्क नहीं, यानी कि अगर लिया भी है तो उसको नुकसान हो जाएगा काफी ज्यादा। कंसीलमेंट का जो है उसमें व्हाइट कैश, वो कहते हैं कि आपका कैश, वो ब्लैक कैश आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ना आगे से मामूली साइड इफेक्ट आ गया, किसी स्टेज पे भी आ गया, किसी का भी आ गया, तो आपका सारा ही आउट हो गया उससे। बिल्कुल सर, और आपको 111 सीधा बिल्कुल, मतलब वो चौड़े में मरेगा जो भी आएगा।
जी अमीन साहब, मोहम्मद अहमद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद, सॉरी आपकी बात बीच में। सर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल सीनियर्स बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अव्वल तो इस सेशन से बहुत कुछ सीखा है, और स्पेशली अगर आप सेशन जो है वो टैक्स के हवाले से लिटिगेशन, जो टैक्स लिटिगेशन है जिस तरह आज हुआ है, इसी तरीके से अगर इसी तरीके मज़ीद इसी पे सेशंस हों तो सीखने को ज़्यादा मिल जाता है। जो कि रिटर्न्स वगैरह तो फाइल कर लेते हैं और वो थोड़ा और तरीके से चीज़ों को उसमें देखते हैं, लेकिन जब इस टैक्स लॉज और जो जजमेंट्स वगैरह डिस्कस होती हैं और मज़ीद इतने एक्सपीरियंस जो है वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि काइंडली 2-4 दिन बाद लाजमी जो है वो टैक्स लिटिगेशन के ऊपर स्पेशली जो है वो एक सीरीज से अगर आप एक उसको चला सकें इसी तरह के डिस्कशन से, तो इट शैल बी मोर हेल्पफुल एंड इट शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस कोऑपरेशन गाइडेंस और तमाम सीनियर से। तो इस पे ज़रूर थोड़ा सा कीजिएगा कि इसी पे लिटिगेशन को स्पेशली फोकस करते हुए, जैसा यूनुस साहब ने, इमरान गाजी साहब ने और दीगर ने बड़े अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये वाली चीज़ें जो है वो शायद हमें वैसे जो है वो बुक्स पढ़ने से या वैसे सीखने को नहीं मिल सकती। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरी। इंशाल्लाह। चलें अब अपने ईमेल पे जी सर, जी सर। जदी साहब इसमें जो है ना ये इन्होंने जो बात की है ना, बजाय के एक टॉपिक पे हम महदूद होने के, कभी कभार हमें जो है ना प्रॉब्लम डिस्कशन आपस में शेयर डिस्कशन करनी चाहिए। मेरा कोई मसला है, मैं आप सब फ्लोट करता हूँ आइडिया, फला मेरा प्रॉब्लम है, इसको कैसे किया जाए। इसमें से कोई सीनियर जवाब दे दे, किसी ने एक्सपीरियंस हुआ हो उसका अपना शेयर कर दे। इस तरह करके यानी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना या प्रॉब्लम डिस्कशन करना, इसमें जो है ना एक दूसरे के साथ लर्निंग भी काफी हो जाएगी। जी सर, बिल्कुल ये भी प्रोग्राम हमें एक जनरल डिस्कशन का भी रखना चाहिए, जिसमें हर बंदा अपना कोई प्रॉब्लम ले आए या अपना कोई जो है उसकी जो है शेयर करे। बिल्कुल सर, ये ईमेल भी कर सकते हैं हमें पहले से, ताकि हम उस पर मटेरियल तैयार कर लें। आप और सबसे उसको शेयर करके उसको डिस्कस किया जा सकता है। तो ये ईमेल पे सजेशन भेजते रहें, अपनी प्रॉब्लम भेजते रहें, हम उसको टेक अप कर लेंगे। अच्छा जैदी साहब, मैं एक छोटा सा आज ही के टॉपिक से रिलेटेड एक अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ सारे दोस्तों के साथ। वो ये है कि पाकिस्तान टैक्स बार वाले जो है ना भूरबन में हर साल जो है ना जुलाई में जो है एक 2-3 दिन का सेशन किया करते थे, मोस्टली एकेडमिक सेशन होता था वो। और कई बार तो ऐसे हुआ कि हम पीसी में गए हैं और उसी दिन ही निकले जिस दिन हम घर आना होता था। तो ये जो है ना बड़ा एकेडमिक डिस्कशन होती थी। एक प्रोग्राम में लाहौर के काफी सीनियर मेंबर अहमद शुजा साहब जो है ना वो असेसमेंट प्रोसीडिंग की बात कर रहे थे। उसी के ऊपर उन्होंने जो है ना ये बताया अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के मुताबिक। जब इस टॉपिक पे आए तो उन्होंने कहा जी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कानून में लिखा होता है, लेकिन 1700 समथिंग में कोई यानी कि कोर्ट सुपीरियर कोर्ट ने फैसला किया कि ये अगर कानून में नहीं भी लिखा होता इवन देन ये उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उस वक्त देनी चाहिए जब उसके खिलाफ फैसला करना हो। जब किसी बंदे के खिलाफ फैसला करना हो तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना लाजमी है, चाहे उस कानून में लिखा गया या नहीं लिखा गया। फिर उसके बाद दुनिया की तमाम कोर्ट्स ने इसको फॉलो किया और अब इस वक्त पोजीशन ये है कि जो किसी कानून में चाहे लिखा या नहीं लिखा लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। फिर उसके बाद जो है ना ये 1700 वाले का जो फैसला का रेफरेंस दे के फिर उन्होंने जो है ये आगे यानी इससे पहले भी जो है ना अल्लाह ताला ने भी जो है ना आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला तो उसको जो है ना शोकाज दिया, उसका जवाब हुआ, फिर उसके बाद एक्शन हुआ। जब उनकी बात खत्म होगी तो मैंने भी एक केस ला रेफर किया। मैंने कहा जी इससे पहले का भी एक केस ला। कहने लगे आदम अलैहिस्सलाम किससे पहले का? मैंने कहा जी नहीं, जो आपने रेफर किया उससे पहले का। कहने कौन सा? मैंने कहा जी जब अल्लाह ताला ने इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने उसको शोकाज जारी किया, ए इब्लीस तुझे किस चीज ने इससे मना किया? उसका जवाब आया कि जी मैं जो है ना आग से बना हूँ, मैं इससे सुपीरियर हूँ, मैं फला हूँ। उसके बाद उसका जो है ना ऑर्डर पास हुआ और जो भी उसको निकाल दिया गया, मरदूद कर दिया गया, जो भी है। और ये तीनों चीजें है ना शोकाज और उसका जो जवाब और उसका जो है ना ये जो है ना ये हमें यहाँ से पता चलता है कि शोकाज, उसका जवाब और उसके बाद ऑर्डर, ये तीनों चीजें जो है ना ये कुरान जीद में अल्लाह ताला ने रिप्रोड्यूस की हुई है। इसका मतलब ये है कि शोकाज भी फैसले में आना चाहिए, जो शोकाज का जवाब आया वो भी आना चाहिए, और तीसरी चीज जो है
वो ये है कि जो ऑर्डर हुआ है ना वो भी यानी क्लियर ऑर्डर होना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज जो है ना जो मैं ये कहना चाहूंगा जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अल्लाह ताला जो जिनके पास पूरा हर चीज का इल्म है, अगर अल्लाह ताला जो है ना ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है कि जी वो शो का दे रहा है, क्या अल्लाह ताला को पता नहीं था कि जी इब्लीस को किस चीज ने मना किया सिजदा करने से? तो ये बगैर शो का दिए बगैर ही एक्शन ले सकते थे। क्या अल्लाह ताला को ये नहीं पता था कि इब्लीस ने इस जवाब क्या देना है? क्या अल्लाह ताला को ये नहीं पता था इसका जवाब के बाद भी मैंने तीसरा आखिर में फैसला क्या करना है? इन सब चीजों का पता होने के बावजूद अगर अल्लाह ताला ने ये प्रोसेस अख्तियार किया है, इंसान तो वैसे ही खता का पुतला है, गलतियां हो सकती हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो उस बंदे के ज़हन में नहीं होता चीज जो वो उस शो का जवाब में चीज आती है और उसको माइंड अपना तब्दील करना पड़ता है। ये इंसान की बात है। अगर अल्लाह ताला ने प्रोसेस ये अख्तियार किया तो इंसान के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है कि इस प्रोसेस को अख्तियार किया जाए। और ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, और आइडम पैट्रम के क्या ये लैटिन में है कि इस तरह, यानी इसका जो है ना इसको भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि इसके बगैर भी अगर कोई केस हुआ है तो उसको भी हमने इस पॉइंट पे भी उसको कंटेस्ट करना चाहिए। और एक इसमें थोड़ी सी और भी बात कर दूं, आम तौर पे जो होता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, लफ्ज़ है हर्ड, हर्ड की डेफिनेशन है वन इज स्पीकिंग एंड द अदर इज वन इज टॉकिंग एंड द अदर इज स्पीकिंग, टॉकिंग और द अदर इज लिसनिंग, यानी अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। हर्ड का मतलब ये है, आम तौर पे होता है कि हम जो है ना जवाब जब देते हैं तो वो लिख के जवाब भिजवा देते हैं महकमे को। जब लिख के जवाब भिजवा देते हैं तो उसके बाद जो है ना वो महकमा उसी के ऊपर ही उसके ऊपर एक्शन ले लेता है। अगर हम उसमें जो है ना उस जवाब में आखिरी पैरा ये लिख दें कि ये मैंने अपनी सबमिशन दे दी है आपको, अगर आप इससे डिसएग्री आप मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मौका दें ताकि मैं आपको पर्सनली जो है ना एक्सप्लेन कर सकूं। अगर वो अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड नहीं देगा तो हमारा जवाब जाने के बावजूद वो सफिशिएंट नहीं समझा जाएगा, बल्कि ये समझा जाएगा कि इसने ये जवाब के साथ साथ इसको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड भी देनी थी जो इसने नहीं दी। इसी की बेस पे वो हम फिर भी केस में इन हो सकते हैं दोबारा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर में यानी एक्सप्लेनेशन आप लिखने के बावजूद नीचे यानी आप डाक में भेज देते हैं, खुद जाके नहीं पेश होके देते, डाक में भिजवा दें और साथ आपने ये पैरा जरूर लिख दें कि जी मुझे अपॉर्चुनिटी, अगर आप सेटिस्फाई नहीं किसी इशू पे तो मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दीजिए ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। ये आपके बहुत काम आएगा। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। आप इस्लाम से मतलब जहाँ से बहुत पहले की मतलब शुरुआत की आपने एक बड़ी रेलेवेंट मिसाल दी माशाल्लाह। तो ये तो सामने वाले को बिल्कुल ही चित कर देगा ये आर्गूमेंट। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट सर। आपका तो मैं ममनून मशकूर पता नहीं क्या कुछ हूँ कि आज आप आए और इस महफिल को आपने ज़िंदगी बख्शी। तो इंशाल्लाह फिर अब तो किसी का सवाल नहीं है, इस सेशन को ख़त्म करें। वैसे भी वो मैसेज आ रहा है टाइम का। अहमद साहब अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपने पहले भी शायद वो हैंड रेस किया था, तो महमूद अहमद साहब। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलें फिर इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो आज सब पार्टिसिपेंट्स और स्पेशली इमरान गाजी साहब, राशिद भाई गाजी, बड़े गाजी साहब और तारिक मंजूर सयाल साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को सपोर्ट करने का। इंशाल्लाह फिर जल्दी किसी नए टॉपिक के सिलसिले में मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स टू एवरीवन, स्पेशली गाजी साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।